नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जिनेंद्र जैन। आई एम फाउंडर ऑफ सोल टेम्पल, ए होलिस्टिक हीलर एंड ए वेलनेस कोच। मैं आजकल गोवा में आया हुआ हूँ और यहाँ मेरी मुलाकात एक अद्भुत शख्सियत से हुई है, डैरिल डिसूजा, जो एक हीलर हैं, थेरेपिस्ट हैं, ऑर्गेनिक फार्मर हैं और एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं एंड अर्थ कीपर्स कनेक्ट के फाउंडर भी हैं। यस और नो? तो थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि ये जो शख्सियत है डैरिल डिसूजा, अगर इसको वन लाइनर में इंट्रोड्यूस कराना हो तो आप कैसे बताओगे? नमस्ते जिनेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका इस इंटरव्यू के लिए, और सभी साथियों को भी नमस्ते। तो एक लाइन में तो डॉक्टर जैन ने बता ही दिया है। जो हीलर, थेरेपिस्ट, ऑर्गेनिक फार्मर, एनवायरमेंटलिस्ट में रह चुका हूँ और अभी भी वो सब कर रहा हूँ। तो मेरा जो शुरुआत हुआ था इस पूरे फील्ड में, वो 2005 से हुआ था एज अ हीलर। और उसके पहले मैं तो मरीज़ था 14 साल के लिए। बहुत सीरियस इलनेसेस थे, डाइजेस्टिव डिज़ॉर्डर्स, स्किन एलर्जीज, पाइल्स और वेट लॉस, एक्सेस वेट लॉस। और मैं काफ़ी 3 साल के लिए मैं एलोपैथी पे था और वो काम कर नहीं पाया इन चीज़ों को रिवर्स या बंद करने के लिए। उसके बाद मैं 3 साल आयुर्वेदा पे था, वो भी काम कर नहीं पाया। उसके बाद 3 साल लगभग होम्योपैथी पे भी सब एमिनेंट डॉक्टर्स से मैं ट्रीटमेंट ले रहा था। उस समय मैं मुंबई में था। और उसके बाद जब भी ये 3 मेन स्ट्रीम जो सिस्टम्स है वो काम कर नहीं पाए, तो मैं हीलर्स की तरफ गया। तो साल 2000 में मैंने रेकी अटेनमेंट लिया था, तो रेकी मैं कर रहा था, वो भी मुझे ठीक नहीं कर पाया। फिर प्राणिक हीलर्स के पास गया, काफ़ी हीलर्स के पास, और मेरा कंडीशन जो है वो बढ़ते गया। और मैं स्किन एलर्जीज़ के लिए डेली 2 गोली लेने पड़ते थे मुझे। और फिर जब ये सब कुछ काम नहीं कर पाता है तो तभी भगवान का याद आता है। तो बहुत प्रार्थना और बहुत जो है चर्च में जाने का, जो नवीनास हम बोलते हैं, मुहिम में बॉम्बे में मैं वो भी किया था। लेकिन वो मेरा कंडीशन और बिगड़ते गया। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मेरा जो नेबर है, उन्होंने बताया कि पास में ही हमारे बैंड्रा वेस्ट में एक रिटायर्ड टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, उनका नाम अश्विन दलाल है, आप उनके पास जाइए। वो इन्होंने काफ़ी ऐसे क्रिटिकल केसेस को उन्होंने ठीक किया है। तो मुझे और कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा था, तो मैं वहाँ पे गया और उन्होंने एक्यूप्रेशर डायग्नोसिस से सिर्फ मेरे हाथ पे काफ़ी पॉइंट्स प्रेस करके आधा घंटा में बताया कि आपका किडनी ख़राब है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है, आपका लिवर भी ख़राब है, सब कुछ ख़राब हो गया है। और फिर उन्होंने मुझे कुछ मतलब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और टेक्निक्स सिखाने लग गए। और वो एक इम्प्लीमेंट कर रहे थे एक सिस्टम जो वो डॉक्टर देवेंद्र वोरा जी, उनके स्टूडेंट थे और उनके संगठन में काम करते थे। एक आशा पारिक हॉस्पिटल जो मुंबई में है, वहाँ पे सब उनका कैंप लगता था, फ्री ट्रीटमेंट मिलते थे लोगों को। तो एक्यूप्रेशर, ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन, नीम, तुलसी, बेल, वो सब चीज़ से वो सब चीज़ मैंने यूज़ करना शुरू की और 4 दिन के अंदर ही कुछ रिलीफ आने लग गया। 1 हफ्ते के अंदर और भी रिलीफ आने लग गया। तो वैसा मेरा ये कितने साल पहले की बात है? ये 2004 की बात है, नवंबर 2004। तो करीब 22 साल हो गए। जी जी। और कितना समय लगा टोटल आपको रिकवर करने में? तो मेरे जो एलर्जीज़ है वो पूरा बंद हो गया 6 महीने के अंदर। तो वो एलोपैथी मेडिसिन बंद हो गया था। उसके बाद मैं खुद से, क्योंकि वो इस किताब और सिस्टम में ज़्यादा डाइट और न्यूट्रिशन के ऊपर नहीं था डिटेल, सिर्फ एक्यूप्रेशर, बॉडी डिटॉक्स थेरेपी, यूरिन थेरेपी, वो सब था।
बॉडी डिटॉक्स थेरेपी मतलब जो किडनी क्लेंस बोलते हैं और स्टमक क्लेंस त्रिफला से लोग करते हैं या हर्टिका चूर्णा से करते हैं, वैसे सब नेचुरल चीज़ जो अपने बनिए की दुकान पे मिलता है, सिंपल सिस्टम था। तो वो फर्स्ट लेवल का हीलिंग वहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद फिर भी मेरा डाइजेस्टिव थोड़ा प्रॉब्लम्स था, तो मैं न्यूट्रिशन में ज़्यादा डीप में गया और फिर और 6 महीने लगे मुझे ये पूरा एक साल। हाँ, मतलब टोटल 1 साल। उससे पहले कितने साल से परेशान थे आप? 14 साल। 14 साल की परेशानी, जो बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिसिन्स और मुंबई जैसी जगह में और गोवा जैसी जगह में आपको सोल्यूशन नहीं मिला। तो दोस्तों आप सुन रहे हो, और उसका कंप्लीट सोल्यूशन इन्हें 6 महीने से 1 साल के अंदर मिल गया, और फिर ये बीमार से हीलर बन गए जी। डिजीज मैनेजर थे पहले और अब हीलर बन गए जी। तो मुझे क्योंकि मैं आश्चर्यचकित हो गया था कि वो पहले 4 दिन में कि मेरा सब जो खुजली था वो कम कैसे हो रहा है। ये एक्यूप्रेशर से और ये नीम तुलसी बेल के पानी लेने से और चाय का पत्ती सुबह में ज़्यादा उबालने से, किडनी क्लेंस, तो ये सब घर बैठे बैठे ये कैसे रिवर्स हो रहा है। तो मेरा और इंटरेस्ट आ गया क्योंकि 4 दिन में कुछ तो रिजल्ट आया, तो मुझे लगा कि मेरे लाइफ में अभी कुछ होप है जीने का। क्योंकि उस समय पे मेरा इतना तबीयत बिगड़ा हुआ था कि मैं कपड़ा भी ठीक से पहन नहीं पाता था, मैं ऐसा बैठ ही नहीं पाता, हर 2 मिनट के बाद मैं ऐसा करता चलो कपड़े निकालो और फेंक दो। तो मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मैं घर पे ही, मैंने जॉब छोड़ दी, घर पे बैठा था बबोड़ा शॉर्ट्स पे, ऐसे चेयर पे भी नहीं बैठ सकता था क्योंकि 5 मिनट के बाद ये खुजन वो खुजन, तो एकदम डनलॉप मैट्रेस था मेरा बेड और वहाँ पे बैठता था। तो वैसी मेरी हालत थी, मतलब नो लाइफ मतलब फुल स्टॉप पे आ गया था। तो ऐसे परिस्थिति में शादी भी पॉसिबल नहीं है, कहीं जाना, खाने के बाद भी मेरे मुंह के अंदर सब गम्स इच करते थे। तो ये स्टेज से 4 दिन में ये एलर्जीज कम होना वो एकदम मिरेकल जैसा था। तो इसलिए मैं आगे बढ़ा उस डायरेक्शन में। शायद अगर 15-20 या 1 महीने भी वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं वो भी छोड़ देता। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी सक्सेसफुल सिस्टम है, अगर वो 1 हफ्ता में कुछ दिखे कि 10-15%, 25% रिकवरी हो जाए, तो तभी लोगों को कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई मैं इस आगे बढ़ सकता हूँ। बिल्कुल डेनिल, यही मेरे भी जीवन का अनुभव है और मैं देखता हूँ कि आपकी और मेरी स्टोरी बहुत एक जैसी है, सिमिलर है। क्योंकि मुझे भी 10 से 15 साल में 1 दर्जन से ऊपर लाइलाज बीमारियों से परेशान था, और जब रास्ता मिला पहली बार तो 1 हफ्ते में रिजल्ट आने लगा। और अभी तो हम प्रोग्राम भी वही करते हैं, 6 दिन में आप आजमा के देखो, आपको रिजल्ट मिले तो आप आगे करो। एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि नट सेल में अगर हम देखें तो जो आपका 1 साल का जो रिसर्च हो गई वो एक तरह की आपकी, और जो रिकवर किया आपने अपनी हेल्थ को, तो 1, 2, 3, 4 क्या वो बेसिक सूत्र हैं? जैसे एक तो मैं समझ रहा हूँ आपका एक्यूप्रेशर है जी, फिर कुछ हर्ब्स को यूज कर घरेली वो डिटॉक्स करना है अपने सिस्टम को जी हैं। एक तो एक्यूप्रेशर हो गया, रिफ्लेक्सोलॉजी जो हाथ पे आपने किया, फिर थोड़ा हर्ब्स का इस्तेमाल किया, दूसरा, तीसरा भोजन के बारे में आप बता रहे, भोजन को आपने चेंज किया, चौथा क्या कंपोनेंट है? जी, चौथा कंपोनेंट हम उसको बॉडी डिटॉक्स थेरेपी बोलते हैं। वो तो हो गया ना, वो आपने Organ, से बॉडी हाँ। को डिटॉक्स किया, ऑर्गन को हाँ, डिटॉक्स ठीक है। किया। एक तो रिफ्लेक्सोलॉजी किया, एक्यूप्रेशर, फिर आपने बॉडी को डिटॉक्स किया विद द हेल्प ऑफ हर्ब्स, हाँ, तीसरा आपने भोजन को अपना चेंज किया। हाँ। तो ये चौथा जो है ना ओवरलैप हो रहा है, हाँ। क्योंकि उसका मीडियम जो है प्लांट्स है, अच्छा, हर्ब्स ही है। हाँ, ठीक है, तो एक हर्ब्स होते हैं जब भी आपका कोई विटामिन सी या कोई दूसरे विटामिन जो है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो सब कम होते हैं, हाँ, तो प्लांट किंगडम से ही उसका न्यूट्रिशन मिल जाता है, ये खाना से। ठीक है, इस खाने को ज़्यादा मात्रा में खाइए, तो वो होते हैं। और कभी उसको हर्बल टी डेली भी पी सकते हैं, या 1 हफ्ते के लिए 15 दिन के बाद चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट्स मैं मानता हूँ, और मेरा जो रिकवरी हुआ था, ठीक है, सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि वो एक्यूप्रेशर ने पहले काम की, फिर दूसरा जो है डाइट और न्यूट्रिशन, और एलर्जीज में सबसे ज़्यादा
प्रोसेस शुगर को निकालने वो Yes. एकदम प्रोसेस शुगर निकाल दिया तो मैं गारंटी देता हूँ 80% केसेस जो एलर्जीज के हैं वो आपको लगेगा कि 3 दिन के अंदर आपके एलर्जीज मतलब 50% या 25% नीचे तक आ गया है। क्या बात। हाँ, तो डाइट इतना मायने रखता है। तो पहली चीज़ इसको थोड़ा सा रिफ्रेम कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो अपने हाथों में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, और जो नवीन बोरा है उनकी एक किताब है देवेंद्र बोरा सॉरी कि स्वास्थ्य आपके हाथों में जी। तो इस बुक को आप देख सकते हो, और उसमें अपने आप भी सेल्फ भी अपने हाथों के प्रेशर पॉइंट्स को, हथेलियों को दबा सकते हो। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ हमें न्यूट्रिशन पे, हेल्थ पे, मतलब जो हेल्थ फूड है उस पर ध्यान देना है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो शुगर को नील करना है, शुगर को अवॉइड करना है आपको। और नमक के बारे में क्या ख्याल है, नमक को कम नहीं करना चाहिए? हाँ, जो सबसे हानिकारक नमक है वो टेबल सॉल्ट है, जिसमें वो उसको पाउडर रखने के लिए केमिकल्स डाले जाते हैं। पहला एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो सब होता था, अभी कुछ अलग चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो हानिकारक है। और नमक को मतलब कम मात्रा में, सी सॉल्ट ज़्यादा लेंगे तो लोगों को पता है कि ये हाई बीपी हो जाता है, तो उसको हिमालयन रॉक सॉल्ट से रिप्लेस करते हैं। लेकिन जब भी किडनी का प्रॉब्लम होता है तो वो पोटेशियम भी ज़्यादा होता है इसके लिए, ठीक है। तो नॉर्मल जो सही मात्रा है सोडियम क्लोराइड का बॉडी में, वो रेगुलरली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से मिलता है। नेचर के पास बैलेंस है, आपको वो बैलेंस जो है ट्रांसफ़र करना है। लोग तो फ्रूट्स ज़्यादा खाते नहीं हैं, और वेजिटेबल्स को भी इतना मसाला डाल के उसका सत्यानाश कर देते हैं। मतलब वो उसमें से सोडियम क्लोराइड क्या बचा रहता है अपने ऑरिजिनल नेचुरल फॉर्म में कि नहीं, वो क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए एडिशनल डालना पड़ता है। अभी आप मार्केट में जाओगे और 1 डज़न टाइप के हानिकारक सोडियम क्लोराइड मिलेंगे, वो प्रॉब्लम होता है। तो पहली चीज़ हुई एक्यूप्रेशर, दूसरी चीज़ हुई भोजन, और तीसरी चीज़ हुई है हमारी जो हर्ब्स हैं हमारे इंडियन, जो घर में होती हैं, जैसे त्रिफला है, जैसे नीम है, एलोवेरा है। इनका प्रयोग करके आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्स किया। तो हाँ, वो बॉडी डिटॉक्स थेरेपी कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स के लिए होते हैं, जैसे कि किडनी क्लेंस, स्टमक क्लेंस, कोलन क्लेंस, लिवर एंड गॉल ब्लैडर क्लेंस, ठीक है। एक एसिडिटी क्लेंस भी होता है, तो उसके लिए भी हर्ब्स लगते हैं। और उसके अलावा जो मैं हर्बोलॉजी बोलता हूँ, या अगर उससे पैसे बनाना है तो वो सप्लीमेंट्स के फॉर्म में आता है। अगर आपको पता है कि वो जो सप्लीमेंट्स में है वो चीज़ कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं, जैसे गांव में लेते हैं, ठीक है। तो जो भी मिनरल्स और विटामिन्स और की कमी है बॉडी में, उसको नेचुरल प्लांट फॉर्म में ले सकते हैं। तो वो चौथा कंपोनेंट है। और मैं उसका एक उदाहरण दे दूं कि मेरे वेबसाइट पे, हेल्थ वेबसाइट पे, जो बिकम हेल्दी और एक्सटिंक्ट है, उस पे एक पेज है हर्बल टीज़ का। तो वहाँ पे आपको तुलसी टी का बेनिफिट्स दिखेगा। फिर वो है लैवेंडर टी का फ्लावर जो है, लैवेंडर स्लीप के लिए अच्छा है, किडनी फंक्शन के लिए अच्छा है, कैमोमाइल भी स्लीप के लिए अच्छा है। स्लीप। तो ऐसे कुछ फ्लावर्स और कुछ लीव्स, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। रोजमेरी भी है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, तो उसको भी हर्ब्स के डिपार्टमेंट में डाल सकते हो कि हर्ब्स से हमारा न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकता है। तो 4 कंपोनेंट्स ओवरऑल। हमारे दर्शकों को आप कुछ टिप्स देना चाहोगे जो सेफली वो घर पे रहकर यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करने में? क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में तो फिर बहुत जटिल प्रक्रिया भी है, जैसे एप्सम साल्ट पिला देते हैं जूस में मिलाकर, कुछ और तरह की हर्ब्स पिला देते हैं जो घर पे करना सुरक्षित नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जो आदमी घर पे रहकर, एक सामान्य व्यक्ति अपनी बॉडी को डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर क्लींज कर सके। ऐसा कुछ टिप्स बताइए। जी हाँ, तो मेरे किताब में एक चैप्टर जो है वो द नेचुरल हेल्थ थेरेपी का एक चैप्टर है, जो मैंने एक 4 स्टेप थेरेपी मैंने बनाया है। तो वो फर्स्ट स्टेप में ये है कि स्टॉप अब्यूजिंग द बॉडी विद द रॉन्ग फूड एंड द रॉन्ग हैबिट्स। तो फर्स्ट लेवल ऑफ डिटॉक्स वो होता है जो
अनहेल्दी चीज़ है उसको पहले आप बंद कीजिए, उसका हेल्दी ऑल्टरनेटिव आप लीजिए। तो एक फर्स्ट लेवल ऑफ क्लेंजिंग बॉडी खुद कर देता है। तो उसमें एक तो आपने चीनी बताई, हाँ एक नमक को कम करना है, हाँ जो अनहेल्दी फूड है रेगुलर बेस, और कोई एक दो चीज़। हाँ जी, वो तो फ्राइड फूड है। फ्राइड फूड, डीप फ्राइड फूड ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है और फ्राइड फूड भी डिस्ट्रक्टिव है। तो सवाल ये है, तो मतलब होटल का खाना तो बंद कराओगे आप? तो मैं घर पे हाँ, होटल का फूड तो बंद हो जाएगा घर और पे। इंडियन स्ट्रीट फूड जो है इतना जी। उसके तो लोगों का सवाल यही है, मतलब लोगों के पास इतना इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ से आ जाते हैं, तो फटाक से मतलब ऑडियंस तो सवाल तो पूछेंगे कि फिर अगर तेल कुछ मिल नहीं रहा है तो हमारे जॉइंट्स कैसे हिलेंगे, हमारा ये हाथ वाथ काम कैसे करेगा। तो मैं बोलता हूँ देखिए, हमारे जो स्पीशीज़ है ना, हमने बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स किए हैं। तो हमारे पास में कौन सा है, वो एप, चिंपैंजी, मंकी को जो पकड़ते हैं, तो मैं बोलता हूँ उनमें से किसने एक दिन भी कोई फ्राइड चीज़ खाया है, और वो तो हमसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो बताओ भी उनके बॉडी में ऑयल कहाँ से आता है, कौन सप्लाई करता है। तो कुछ लोग सोचने में, मतलब सोच जो है ना, ये सिटी का सोच है। जो भी थोड़ा नेचुरल सोचेगा वो बोलेगा हाँ ना, ये तो नट्स तो खाते हैं ना, नट्स और कुछ लीव्स में कोई ऑयल रहता है, तो नेचुरल चीज़ से ऑयल आ जाता है बॉडी में। उतना ही ऑयल बॉडी के उतना ही मात्रा में सही है। तो आप मूंगफली खाओ या कैजुनट खाओ या वॉलनट खाओ या कुछ भी ऐसी चीज़ खाओ, एवोकाडो खाओ, उसमें नेचुरल ऑयल आ जाते हैं। तो वो जो जैसे प्रकृति ने बनाया है, वो ओरिजिनल फॉर्म में ऑयल लोगे तो वो कोई ज़्यादा हार्म नहीं करता है, वो चीज़ हमारे जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल करेगा। तो ये तीसरा चीज़ है फ्राइड फूड्स। ठीक, और कोई चीज़ एक और हाँ, ये जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है, छोड़ देना चाहिए व्यक्ति को। हाँ, तो टॉप ऑफ द लिस्ट में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स डाल देता हूँ। तो वो अभी इतना हो गया कि मेरे चैप्टर में अनहेल्दी फूड्स में वो ये सब चीज़ है एक ही चैप्टर में। और अभी मैं नेक्स्ट एडिशन में दूध के ऊपर शायद 4 पेज है। अभी मेरा रिसर्च इतना बढ़ गया है कि उसमें अभी 15 पेज का मिल्क का ये चीज़ हो गया है, तो अभी इसका अलग चैप्टर ही करने वाला हूँ शायद। तो हाँ, लोग बोलेंगे कि ट्रेडिशनली जो है ना ये सब यूज़ हो रहा है इंडिया में, वहाँ पे। तो मैं बस यही, पहला सिंपल सवाल है तो सिंपल जवाब देते हैं, जब भी साइंटिफिक क्वेश्चन पूछते हैं तो साइंटिफिक जवाब देंगे। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, ट्रेडिशन से आ रहा है। आपको पता है इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और मेरे एनालिसिस जो पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि पिछले 20 साल से, और काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस और हीलर थेरेपिस्ट से मिलता हूँ और डॉक्टर से भी, तो मेरे हिसाब से इट इज़ ऑल्सो द लीडिंग कंट्री इन कैटरेक्ट, ग्लॉकोमा सर्जरीज एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज। ठीक है, तो मेरे साइंटिफिक एविडेंस से ये सब चीज़ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से आते हैं। और भी चीज़ है, हार्मोनल इम्बैलेंस और हाँ, तो ये अभी इसको ना सेकंड, तीसरा पोजीशन से इसको फर्स्ट पोजीशन में लाना है। नहीं, अद्भुत है डेरिल। एक तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप देखो, मैं मेरठ में, दिल्ली के पास, यूपी में, और आप गोवा में, इतनी दूर हम हैं। और आज हमारी मुलाकात यहाँ एक सराय है, ये इको रिजोर्ट है, आपसे हमारी हुई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मेरा रिसर्च है वो आपकी रिसर्च से बिल्कुल मेल खाती है। मतलब हमारी बहुत सिमिलरिटी है, हमारी स्टोरी में भी, हीलिंग जर्नी में भी, और जो फिलोसफी है और जो रिसर्च है, जो निष्कर्ष हैं, वो भी सेम है। और मैं आपकी सारी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, कुछ देर पहले आपने कहा था कि मेरी शादी कैसे होगी, जब बीमार था मैं, शादी नहीं हो पा रही थी। अभी क्या पोजीशन है, शादी हो गई आपकी? अभी हाँ, अभी तो शादी तो हो गया था। अच्छा। उसके बाद कुछ सालों के बाद डिवोर्स भी हो गया है। अच्छा। तो अभी मैं सिंगल हूँ। अच्छा। हाँ, तो हाँ, ये जस्ट दूध के ऊपर वो एक बेसिक क्वेश्चन होता है ना लोग, तो वो आंसर है कि ऐसा नहीं कि हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ है उसमें कुछ गलत नहीं है, काफ़ी चीज़ गलत है, इसलिए हमारा सोसाइटी के साथ ये सब बीमारियां हैं। और फिर मैं लोगों को ही पूछता हूँ कि मैं जो सिखाता हूँ मेरे किताब में और लेक्चर्स में, मैं सिखाता हूँ द लिविंग साइंसेस, नॉट डेड साइंसेस। तो ये अंतर क्या है, मैं बोलता हूँ लिविंग साइंसेस आप कहीं पे दिखेंगे वो अलाइव है, वो चल रहा है अभी भी।
डेट साइंसेज में वो बताता हूँ जो कोई लेबोरेटरी में कोई रिसर्च करता है, सिर्फ पेपर से निकलता है, लेकिन वो जो बोला हुआ है पेपर में वो तो दिखता है नहीं कभी भी आपको। तो मैं वही सवाल पूछता हूँ कि भाई कितने मैमल्स हैं इस पूरे दुनिया में, कितनी वैरायटीज़ है, ह्यूमन बीइंग है, गाय है, भैंस है, ठीक है, गधा है, सब कुछ, चूहा भी है, ठीक है। तो शायद 350-400 टाइप के मैमल्स हैं। तो सवाल सिंपल ये है कि कौन सा जो मैमल है, बच्चा जो है दूध पीता है 2-3 साल के बाद, जब से वो जन्म लेता है। जाके देखिए पूरी दुनिया में कोई भी मैमल आपको मिलेगा नहीं जो दूध पीता है, माँ का दूध या किसी और का भी दूध 2 साल के बाद कोई पीता नहीं। गाय के बछड़ी को भी देखिए आप, वो नहीं है। तो इसको बोलते हैं लिविंग साइंस। तो ऐसा सिंपल चीज़ मैं लोगों को पूछता हूँ, और क्योंकि देखो लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं क्योंकि बहुत रिसर्च किया है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप ही ज्ञानी हो तो मैं ही पूछ ले लूँ आपसे। तो जब भी वो जवाब देते हैं तो फिर 15 मिनट के बाद ऐसे भी नहीं बोल सकते नहीं नहीं गलत है। मैंने बोला कि ये तो आपके सवाल, तो दूध के ऊपर ऐसे 12 प्रश्न हैं जो मैं लोगों से ही पूछता हूँ। जब भी जवाब देते हैं तो मैं बोर्ड पे डालता हूँ सब कुछ, और तभी पता चलता है कि मिल्क जो है 1 नंबर पे आ जाता है। क्या बात है। तो 12 क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछ दीजिए। हाँ, तो ये है कौन सा मैमल, ठीक है। हाँ, हो गया। दूसरा कि अच्छा, तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि बच्चा नहीं पीता है? कुछ लोग बोलते हैं कि इंस्टिंक्ट है। हाँ, तो मैंने बोला बच्चे के अंदर वो साइंस है। बोलते हैं कि हाँ ऐसा कुछ है। तो मैं बोलता हूँ कि उसके 2 जवाब हैं, मतलब दोनों तरफ से नामंजूरी है। एक तो बच्चा नहीं पीता है, दूसरा जो प्रकृति या भगवान ने उस गाय को बनाई है और उनका लैक्टेशन टाइम भी ख़त्म हो जाता है, वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं करती है 2-3 साल के बाद। वो ह्यूमन में भी, हाँ, कुछ ज़्यादा, कुछ मदर्स में भी 1 से 1.5 साल 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा है। कुछ मदर्स है जो करते हैं और वो चलता है 3रा-4था साल भी। कुछ केसेस मैंने देखा है, 1% भी नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है उसमें बच्चे की ज़रूरत हो। हाँ, वो हैबिट भी होता है। लेकिन मैंने जो देखा है पूरे दुनिया भर में 1% से भी ज़्यादा नहीं है, वो 0.5% से भी नहीं मिलता है, ठीक है। 1000 माँ को पूछेंगे तो 1 या 2 माँ बोलेंगी कि हाँ मैंने 3रा साल में भी ब्रेस्ट फीडिंग मैंने किया था। तो हाँ, तो ये दोनों तरफ से है। नहीं, मेरा कुछ क्वेश्चन है जो मेरी जो क्लासेज में है लोग, क्योंकि मैं भी मना ही करता हूँ डेयरी प्रोडक्ट को, तो कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपसे पूछता हूँ। मतलब मैं तो जवाब देता ही हूँ, लेकिन आप कैसे उसको एड्रेस करोगे। तो कुछ लोग पूछते हैं, सर श्री कृष्ण माखन खाया करते थे। जी, क्या उत्तर है उसका? हाँ, तो उसके पहले ये तो 2 सवाल है ना, तो मैं पूछता हूँ फिर तो बच्चा को कैसे पता है? तो उसके लिविंग साइंसेस में आपने क्या देखा है बच्चे के बारे में? तो ये देखने को मिलता है कि बच्चे तो पहले दूध पीते थे, लेकिन जैसे बड़े होते हैं फिर ये शब्द आता है, नखरे चालू हो गए हैं। हाँ, दूध पीना नहीं चाहते बच्चे, नखरे चालू हो गए हैं, चलो अभी उसमें थोड़ा शक्कर डालना पड़ेगा, ठीक है, बूस्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा बूस्ट डालना पड़ेगा, बॉर्नवीटा डालनी पड़ेगी। हाँ, तो शक्कर और बूस्ट ये चीज़ क्या है? उस शक्कर कहाँ से आता है? गन्ना से। और बूस्ट और मॉल्ट जो स्वीटनेस है वो हमारे दुनिया में कहाँ से मिलते हैं? वो फ्रूट से मिलते हैं, ठीक है। तो जो फ्रूट का जो एसेंस है वो उसमें डाल देते हैं ताकि बच्चा, तो ये अभी साइंटिफिक बायोलॉजी में जाते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है, मेन जो 2 डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, रेनिन और लैक्टेस, वो ह्यूमन बॉडी 3-4 साल में बनाना बंद कर देता है। और अंदर जो टेस्ट है वो भी वो कम हो जाता है, तो बच्चे को वो स्मेल दूध का अच्छा नहीं लगता है और टेस्ट भी। ये ह्यूमन बायोलॉजी है, ये हर ह्यूमन बीइंग में है। आपका बच्चा, मेरा बच्चा वैसा है नहीं। तो अभी जैसे ये नखरा चालू हो जाते हैं तो वो बेसिक फ्रूट का टेस्ट, मीठा, वो डालते हैं उसमें शक्कर डालो। फिर मुझे याद है पहला वो कभी गर्म दूध, नॉर्मल दूध से अच्छा लगता था, कभी ठंडा फ्रिज वाला दूध अच्छा लगता था उसमें, लेकिन शुगर तो रहना चाहिए था।
तो ये सब जो है ना डिस्गाइज करते हैं हमारे भगवान का दिया हुआ 5 सेंसेस, इसको मतलब फूल कर देते हैं। ठीक है, तो हम जो भगवान का साइंस हमारे अंदर बैठा हुआ है, इंसान को वो साइंस को भी फेल करना है। ठीक है, तो वो मीठा चीज़ डालते हैं तभी बच्चा पी लेता है। वो तो देखिए, शुगर जो है भोजन को मतलब एडिक्शन क्रिएट करता है। और आप देखोगे जितनी फूड इंडस्ट्री है उसमें 6 चीज़ें हैं दोस्तों, 6 चीज़ें जो फूड एडिक्ट बनाती हैं हमें और ओवर ईटिंग करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, भरपेट खाने के बाद भी दूध, चाय, कॉफ़ी, बिस्कुट और रसगुल्ले, गुलाब जामुन, आइसक्रीम खा सकते हो आप पेट भरने के बाद भी। बल्कि हमारे यहाँ तो पता नहीं आपके यहाँ है कि नहीं है, हमारे यहाँ तो 56 भोग दावतों में लोग खाने जाते हैं और घर पर आकर फिर दूध का गिलास मांगते हैं सोने से पहले। तो अभी तो दावतों में भी लोगों ने कढ़ाई सजा दी है, दूध भैया यहीं से पी के जाओ, घर पे जाके परेशान करो। तो ये हैबिट है कि दूध के प्रोडक्ट को वजह से आप ओवर ईटिंग करते हो और उसमें चीनी डाल के तो और भी गड़बड़ करते हो। एक और मेरा जो प्रश्न है, क्योंकि 14 साल आपकी बीमारी के रहे, फिर आपने 10-15 साल एज ए हीलर थेरेपिस्ट काम किया, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप किसी और धुन में लगे हुए हो। वो धुन क्या है, वो कैसे ये आपने उस चीज़ को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया है, जो अपना हीलर वाली जर्नी को जी, और वो मैं जानना चाहता हूँ आपसे। जी, तो मैं पहले मैंने जब से मैं ठीक हो गया ना, मैं 2005 में मतलब मेरे एलर्जीज ख़त्म हो गए और फिर और 6 महीना मैंने इस बाकी भी न्यूट्रिशन पे काम किया और मैं कम्प्लीटली ठीक हो गया। तो मुझे लगा कि ये तो वही 4 कंपोनेंट से स्टार्ट किया था मैं, डाइट, एक्यूप्रेशर, ऑर्गन डिटॉक्स थेरेपी और हर्ब्स का यूज़। तो मैं लोगों को ट्रीट करने लगा। मेरे पहले घर में ही अनऑफिशियली कोई माँ जी का कुछ प्रॉब्लम था, या मेरे घर पे जो नौकर आती थी उनका एकदम से एक्यूट पेन शुरू हो गया था राइट साइड में, और वो मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी और उन्होंने बताया कि तुम्हारा किडनी स्टोन का ऑपरेशन होना है। तो मैंने बताया कि हाथ दिखाओ, तो मैंने ये राइट साइड का किडनी पॉइंट प्रेस किया। उसमें ज़्यादा पेन नहीं था, कुछ थोड़ा डिस्कम्फर्ट था, लेकिन मैंने सीखा था उसके ये लोकेशन में अपेंडिक्स आता है, तो मैंने अपेंडिक्स पॉइंट टेस्ट किया, वहाँ पे ज़्यादा पेन हो रहा था। तो एक्यूप्रेशर में ऐसा है कि जो चीज़ बीमार है वहाँ उसके मेरिडियन में जो कनेक्टेड है वो ऑर्गन से, वहाँ पे दर्द होता है। तो मैंने उसको मतलब 4 मिनट के अंदर ही बोला, नहीं आपका अपेंडिक्स इन्फेक्टेड है ज़्यादा, तो आप इसको दबाइए ज़्यादा और पूरा दिन दबाइए, जितना मतलब 2-3 मिनट के लिए, फिर 3-4-5 बार दबाइए। और उसी दूसरे दिन वो आ गई थी काम पे, तो मैं बोला कैसा है, तो बोले हाँ काफ़ी, अभी इतना दर्द नहीं हो रहा है। और वो पूछ रही थी कि वो किडनी का जो ऑपरेशन में थोड़ा पोस्टपोन करूँ, मैं बोला हाँ पोस्टपोन करो। फिर मैंने उनको शायद सोनोग्राफी में भी कुछ छोटे स्टोन्स थे, तो मैंने बताया कि ठीक है आप ये किडनी डिटॉक्स भी करो। तो उसने वो चाय पीना शुरू कर दिया और 1 हफ्ते के अंदर पूरा ठीक हो गई, ऑपरेशन नहीं हुआ। क्या हुआ? ठीक है, तो मेरा फर्स्ट या सेकंड केस वो था, इतना मिरेकुलस था, मतलब ऑपरेशन को अवॉइड करना। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वैसे ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर नेबर्स ये वो, तो 5 साल में ऐसे मैंने काम किया। और पहला मेरा एक एक्यूप्रेशर का लीफलेट होता था और फिर एक डाइट और डिटॉक्स का होता था। फिर 5 साल के बाद तो मेरे ऐसे पेशेंट्स आते थे जो मेरे जैसे ही, जैसा मेरा कहानी था ना, कि किसी ने मुझे बताया कि लोग जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन से हील नहीं हो रहे, एक व्यक्ति है जो कर पा रहा है, तो उसके पास जाइए। तो जो लोग मेरे पास आए उन्होंने भी, पहला तो सभी लोग एलोपैथी ट्राई कर रहे हैं, मतलब फास्ट रिजल्ट चाहिए। जब भी वो काम नहीं करता है 3-4 साल के बाद, फिर इंडियन है तो आयुर्वेदा में जाएगा या होम्योपैथी में जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका फैमिली का एक्सपीरियंस क्या है। मम्मी पापा अगर उनका जो है ना होम्योपैथी में कुछ तो रिजल्ट आ गया, बोलेंगे ना आयुर्वेदा छोड़ो, होम्योपैथी में 15 दिन 1 महीने में हो जाएगा, तो वैसा। तो उसके बाद बाकी चीज़ भी करते। तो
काफ़ी सीवियर पेशेंट जो डॉक्टर्स और मेन स्ट्रीम मेडिसिन ठीक नहीं कर पाते थे। इसका एक बड़ा कारण डेरिल मुझे ये लगता है कि वो लाइफ स्टाइल को ठीक करने पे काम नहीं करते। जी। होम्योपैथी भी दवाई तो देंगी वो आप, हम्म। और आयुर्वेदिक वाले भी काढ़ा देंगे, पुड़िया देंगे, बांध बांध के तरह तरह के च्यवनप्राश और बहुत जी। सारी चीज़ें बताएंगे। और एक तो देखो जो आयुर्वेदिक में जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें चीनी बहुत होती है। आपको मालूम है च्यवनप्राश में 50% शुगर होती है। जैसे हनी होती है वो, हाँ, और नेचुरल शुगर्स, नहीं, नेचुरल शुगर नहीं होती Actual- च्यवनप्राश में, तो एक्चुअल चीनी होती है प्रोसेस शुगर। 50%। अगर 1 किलो च्यवनप्राश है तो 500 ग्राम उसमें चीनी है, प्योर चीनी है, वाइट शुगर। अब तो कुछ लोग गुड़ से बनाने लगे हैं, गुड़ से। लेकिन अभी तक तो चीनी होती थी। अच्छा। और जितने मुरब्बे हैं आपके, हम्म। जैसे आंवले का मुरब्बा कहते हैं, हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है, हम्म। उसमें 100 ग्राम मुरब्बे में 50 ग्राम से ज़्यादा चीनी होती है, मोर देन 50% शुगर है। तो लाइफ स्टाइल पे कहीं ना कहीं उसमें भी जो ट्रेडिशनल हमारा आयुर्वेद है उसमें भी करेक्शन की ज़रूरत है। जी। फिर होम्योपैथी तो लाइफ स्टाइल के बारे में बात ही नहीं करती, वो तो कह रही है पुड़िया खा लो, मीठी गोली खा लो, बस हो जाओगे ठीक। तो वो एक और शुगर दे देते हैं, हैं और शुगर दे देते हैं। और तो क्या वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो एक तो ये बात हुई। तो ये बात आपका बहुत अच्छा लगा मुझे कि भाई 4 चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है प्रोसेस। जैसे मैं 6 चीज़ें बताता हूँ, मेरी थोड़ी सी अलग है चीज़ें, लेकिन आपकी चीज़ें 4 चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है। और 6 महीने में, वास्तव में 6 महीने से 1 साल में दोस्तों हम किसी भी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, ये मेरा अनुभव है। और मेरे पास तो ऐसे लोग आते हैं जो 20 साल से 25 साल से माइग्रेन है उनको, और डायबिटीज़ है, आपको डिप्रेशन है, यहाँ तक कि जो मानसिक रोगी भी है, मानसिक रोगों के लिए अलग मानसिक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक नेचुरल लाइफ स्टाइल को हम ठीक करके अपनी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो कुछ बताना चाहोगे आप? जी हाँ, इसमें तो मेरा जो 1 साल का रिकवरी था, तो वो एक्सपेरिमेंटेशन फेज था ना, एकदम फुल फार्मूला तो फॉर्म नहीं हुआ था। पहले 6 महीने के लिए मैंने डाइट और न्यूट्रिशन पे मैंने काम ही नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि वो सिस्टम में था ही नहीं। वो अगले 6 महीने किया। हाँ हाँ। तो जब ये फार्मूला समझ में आ गया, 5 साल के लिए मैंने लोगों पे काम किया, ऐसे ऐसे बहुत क्रिटिकल लोगों का, सब हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, इनफर्टिलिटी सब रिवर्स कर दिया। तो फिर फार्मूला बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अभी वो जितना मरीज जो है, जितना सही तरीके से अलाइन होके काम करेगा, जितना उनका कमिटमेंट है, उतना फास्ट रिजल्ट्स आता है। तो डायबिटीज़ रिवर्सल 1 महीने में भी हो जाता है, जो सबसे कमिटेड पर्सन है। और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जो गोवा के ही है, साउथ गोवा में। और कोई जो है थोड़ा आराम से करता है, तो ये 3 महीने में काफ़ी रिवर्सल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी 6 महीने भी लगता है या 1 साल लगता है। तो क्या है, मैं लायंस क्लब ऑफ कलंगुट गोवा का काफ़ी सबसे बड़ा क्लब और एक्टिव क्लब है, मैं वहाँ पे भी मेंबर था। तो मेरा एक वर्कशॉप था वहाँ पे डायबिटीज़ रिवर्सल का। तो मैं लेक्चर दे रहा था, पूरा 3 घंटे का इंटेंसिव चीज़ था। पहला प्रेजेंटेशन, ये वो, फिर प्रैक्टिकल लोगों के साथ उनको एक्यूप्रेशर पॉइंट सिखाना, डाइट और न्यूट्रिशन बताना। तो जैसा मेरा ख़त्म हो रहा था, तो एक ऑडियंस में एक आदमी बैठा था, विजयम। तो वो बोला कि मैं ज़रा आके कुछ बोल सकता हूँ इसके बारे में। तो मैं तो कभी देखा नहीं उसको, और मैं बोला कि क्या पॉजिटिव निकालेगा कि नेगेटिव निकालेगा। नेगेटिव निकालेगा तो ठीक है, लेकिन उसको नेगेटिव एक्सप्लेन करने के लिए मेरा और 15 मिनट जाएगा, और मतलब 3 घंटे से सावर। लेकिन सही चीज़ है कि कोई ऑडियंस में से उठाए, तो मैंने उनको बताया कि वो माइक पे गए, और उन्होंने बताया, मैं डायल जी को पहले से जानता हूँ। 6 महीने मैंने पहले उनका बुक लिया था, मैंने पढ़ा था, जो लिखा था वहाँ पे मैंने ठीक तरीके से काम किया, और मेरा डायबिटीज़ इतना था शुगर, और 2.5 महीने में मेरा डायबिटीज़ गायब हो गया। तो मैं यहाँ पे आके टेस्टिमनी दे रहा हूँ, ठीक है। और मतलब मुझसे मिला नहीं, कभी से कंसल्टेशन नहीं लिया, सिर्फ किताब पढ़ा। लेकिन ये आदमी कितना सिस्टमैटिक का जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके शर्ट के पॉकेट में एक थोड़ा सा पेपर्स थे, उसने वो पेपर निकाल के और बोल रहे थे कि अगर कोई डाउट कर रहा है तो मेरे 3 महीने के ये शुगर रीडिंग्स रहे। उसने छोड़ा और पूरा जो है ना फोल्डेड पेपर था, ट्रर कैसे हो गया।
अगर कोई सिस्टमेटिक तरीके से करेगा ऐसा तो हो जाता है। बहुत कोई बोलेगा नहीं मम्मी पापा ने बाहर जाना खाना ये मैं पता नहीं मैं कर तो 6 महीने या 1 साल भी लग जाएंगे। नहीं, ये मैं डायरेक्टली ये भी देखता हूँ, मेरे यहाँ में जो स्टूडेंट्स आते हैं और फूड एडिक्शन पे काम करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, 3 महीने में बहुत अच्छी रिकवरी हो जाती है, 99% और 100% भी होती है। लेकिन फिर वो कहते हैं घर में शादी थी, फंक्शन थी, घूमने गए, क्या खाएं, मतलब देयर आर सो मैनी एक्सक्यूजेस। तो मैं उनसे पूछता हूँ अक्सर कि भैया जब घूमने जाते हो तो गाड़ी से जाते होंगे ना, गाड़ी पेट्रोल की या डीजल की है, पता है ना आपको या नहीं मालूम है? तो पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल ही डलवाते हो, डीजल की गाड़ी में डीजल भी डलवाते हो। तो बात यह है जो हमारी 10-20 लाख की गाड़ी है उससे हमें ज़्यादा मोहब्बत है, ये 10 करोड़ की गाड़ी है उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, मुझे तो ये लगता है। जी। क्या कहते हो आप इस बारे में? हाँ बहुत सही बात है। हाँ तो क्योंकि देखो ये पूरा चीज़ जो है ना ये हमें बचपन में या स्कूल में सिखाया नहीं जाता है। डिजीज़ प्रिवेंशन के पहले वो तो एक टेक्निक जैसा कोई समझ में आएगा आपको, लेकिन जो सही चीज़ है वो हम जो मैं बताता हूँ वो है नेचुरल लॉ। ठीक है, जो नेचुरल तरीके हैं जो हज़ारों साल से चलते आ रहा है, ह्यूमन बीइंग कनेक्शन विथ एनवायरनमेंट विथ फूड, वो सिखाया नहीं जाता है। तो जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें न्यूट्रिशन कौन सिखाता है? जो कंपनीज को पैसे बनाना है, फूड सप्लीमेंट जो बना रही है, हाँ बड़ी बड़ी कंपनी, वो लोग को जो बेचना है सस्ते में जो बनता है, बड़े बड़े मशीन में जो रिफाइनिंग होता है वो हमारे ऊपर थोप देते हैं, इतना बजट बनता है तो उसी को हम फूड मांगते हैं। तो ठीक है, तो लोगों को यही बेसिक है, उनको पता नहीं कि सही फूड क्या है। अच्छा, एक और प्रश्न लोगों का आता है कि सर आजकल इतने पेस्टिसाइड केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, आप फल खाने की बात करते हो तो आपने जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी काम किया है जी। तो इसको मेन स्ट्रीम तक कैसे लाया जाए? अब ऑर्गेनिक जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स या पल्सेज मिल रही हैं बहुत महंगी हैं, एक तो अच्छे से सुलभ नहीं है, फिर उनकी गारंटी नहीं है कि वास्तव में ऑर्गेनिक है कि नहीं है, केवल लिख देने से तो नहीं होता है। वैसे तो एक बॉडी भी है जो सर्टिफाइड करती है, लेकिन आम आदमी के लिए आपकी क्या मतलब सलाह है कि उसको क्या करना चाहिए? जी हाँ, तो ये तो इसी ट्रैक पे जो मैंने जवाब दिया है, तो लोगों का ऐसा कंडीशनिंग होता है कि भैया आप अपने काम पे जाओ, ऐसे ही घर में बैठो और फिर जो टीवी पे आता है, मैगज़ीन पे आता है, वो खाना एडवर्टाइज़ किया है वो आप खा लो, तो लोगों का लाइफ जो है सेट है। ठीक है, लेकिन ये लोग नहीं देखते हैं कि भैया कुछ 500 साल 1000 साल पहले लोग तो 100 साल तक जीते थे, 102, 105, 110 और वो चलते फिरते थे 100 साल तक भी। हाँ, तो वो सब लोगों के मतलब मेमोरी से वो निकल गए हैं। लोग आज बोलते हैं कि आप अगर चलते फिरते हो और 80 इयर्स भी हो तो ठीक है, बहुत ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि 60 पे भी वो ठीक चलेगा। तो लोग अपने आप ही ह्यूमन के डिज़ाइन को मतलब कम करते जाते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड कम हो जाता है। ठीक है, तो लोग अभी ये मानने लग गए हैं। अभी ये माइंडसेट से उनको कैसे निकालें, कितना लेक्चर्स दें, कितना उनको नेचर को अगर बताएंगे कि भैया आप ऐसे फ्लैट में मत रहो, आप ऐसे घर में रहो जहाँ पे फार्मिंग हो सकता है बाजू में, तो यहाँ पे ये तो एक घर है। ठीक है, आप माइक को जरा, ये वीडियो को जरा थोड़ा शिफ्ट कीजिए और देखिए यहाँ पे सामने टमाटर उग रहे हैं, जरा कीजिए। तो घर तो ऐसा होना चाहिए। दोस्तों ये इको रिजोर्ट है और यहाँ पे नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, मड हाउसेज हैं यहाँ पर, आप देखिए चारों तरफ, और नेचर को लिस्ट कीजिए, टमाटर लगा है और नेचर को हमने यहाँ पर लिस्ट बदल किया है, नेचर के साथ कम से कम खिलवाड़ किया है। आप देखिए, और ये फूल किस चीज़ के गिर रहे हैं सर? ये ब्लू पी वाला फूल नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ आसपास में है। तो ऐसे हम लोग को बोलेंगे कि आजू बाजू में आप टमाटर, भिंडी, काकड़ी वो सब कर सकते हो,
तो लोग बोलते हैं कि नहीं भैया हमारे पास वो टाइम नहीं है, हमको जॉब करना है और हमको प्रोसेस पॉइजन वाला फूड खाना है। तो अभी कितने हम ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ पे लेक्चर दें लोगों को, लोग चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने ये जो है ना कोशिश मैंने छोड़ दी, ठीक है। मैं 2015 में तो मैं ऑर्गेनिक फार्मर 2015 में बन गया। तो 15 से 5 साल के लिए मैं लोग को कन्विंस करते गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ऑर्गेनिक खाओ, ये वो। तो लोग को अपना स्टाइल नहीं चेंज कर, तो मैंने छोड़ दी। अभी मैंने बोला एक ही ट्रिगर है सर, जो है बीमार पड़ो बीमार। ठीक है, 5, 7, 8, 10 लाख जाने दो, 6, 7, 10 साल के लिए जब भी परेशान हो जाओगे ना, तब जब भी मेरे पास पूछोगे तब हम बताएंगे कि ये सोल्यूशन है। ठीक है, या तो आप ये करो या ऑर्गेनिक मार्केट में जाओ। तो मैं ऐसा न्यू अर्थ समिट का जो पहले साल था मैं लॉन्च कर रहा था, तो हमारे गोवा में जो कनेक्टेड हीलर्स, थेरेपिस्ट, ऑर्गेनिक फार्मर्स, सब एनवायरमेंटिस्ट थे, मैंने एक मीटिंग में बुलाया। और तो हमारा जो काम कर रहे हैं ना उसका महत्व अभी पता चलेगा। तो वो व्यक्ति बता रहा था कि पर्मा कल्चर भी फूड ग्रोइंग का बहुत डीप साइंस है। नेशनल पर्मा कन्वर्जेंस में वो व्यक्ति था, वो ऑर्गेनिक फार्मर था। तो बता रहे थे कि हमने बैंगलोर में किया, यहाँ पे किया, लेकिन लोग आगे नहीं आ रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। मैंने उसको एक लाइन में सबको बता दिया, आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ाना है तो आपको फूड के वर्कशॉप्स करने हैं। तो लोग सुन रहे क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड के वर्कशॉप? हाँ, मैं बोला जो आप ऐसे एडवर्टाइज करो कि फूड और चेंजेस से आपके हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, उसी से लोग ज़्यादा फूड, नेचुरल फूड में आएंगे, उसी से ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग का जो है डिमांड बढ़ेगा, उसी से ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ेगा। आपके ये फार्मिंग का कॉन्फ्रेंस करने से ये मूवमेंट नहीं बढ़ेगा। तो ये है हमारा जो पूरा महत्व है हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट, बीन्स और जो वेजिटेरियन डाइट है उसका। और फिर ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो, कच्चा भोजन चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, अगर हमें अपनी बॉडी वेट का 10% मिल जाता है, अब वो डिफरेंट सोर्स से हम ले सकते हैं। फ्रूट से ले सकते हैं, कुछ ग्रीन वेजिटेबल से ले सकते हैं। पालक बड़े आराम से गमलों में, प्लेट में भी उग जाता है। गेहूँ घास उग जाती है, ग्रीन लीव्स को हम उगा सकते हैं। और जैसे पपीता आराम से थोड़ी जगह में भी हो जाता है। कुछ चीज़ें तो आजकल छतों पे हो जाती हैं, गमलों में हो जाती हैं। आजकल वर्टिकल और दीवार पे आप देखो कि भाई लोग जहाँ जिनके पास कच्ची ज़मीन नहीं है तो वो दीवार पे वर्टिकल करके बना लेते हैं। उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स आप उगा सकते हो, लीफी जो वेजिटेबल्स हैं। तो अगर अपने वज़न का, अगर आपका वज़न 60 किलो है, 600 ग्राम आप डेली बेसिस पर अगर किसी भी फॉर्म में कच्चे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद खा लो, तो दोस्तों बीमार पड़ना मुश्किल हो जाएगा। जी, और मैं इसमें एक चीज़ बता दूं, मेरा एक डिफरेंस है, और वो सब जो भी मैं बात करता हूँ, सिखाता हूँ, वो नेचुरल लॉ के हिसाब से है, जो लिविंग साइंसेस के हिसाब से है। तो इसमें भी ज़्यादा कच्चे पत्ते जो खाना वो नेचुरल लॉ के हिसाब से नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। तो उसको सही टाइम पे, सही मात्रा में जितना चाहिए हीलिंग के लिए वो लेना है। कितना लेना चाहिए? हाँ, ग्रीन वेजिटेबल, तो उसके जैसे पहले गाय तो केवल घास पे रहती है। हाँ जी। और बकरी पत्ती खाती है, और उसका दूध हम पसंद करते हैं, गाय का भी, भैंस का भी। और हाथी भी इतना ताकतवर जानवर है, ग्रीन लीव्स ही खाता है। तो अगर इंसान की बात करें तो मेरा ये प्रश्न है आपसे, व्यक्तिगत प्रश्न है, क्योंकि मैं जब सुनता हूँ कि भाई इतने लोग जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता है, और मैंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की है, ग्रीन वेजिटेबल्स के ऊपर, जो लीफी वेजिटेबल्स पे, कि 100 ग्राम किसी भी ग्रीन वेजिटेबल में दूध के बराबर प्रोटीन होता है। जी, तो इसमें आप आगे बताइए, लेकिन जो ग्रीन वेजिटेबल बोलते हैं, वेजिटेबल में एक होता है प्लांट का बॉडी, जिसको भी पालक कॉर्न वेजिटेबल बोलते हैं, और एक होता है प्लांट का प्रोड्यूस, जैसा फ्रेंच बीन, जैसा कोई भी कद्दू, ठीक है, और फ्रूट्स भी वो प्लांट का प्रोड्यूस है। तो बस वही, उसमें मैं डिफरेंस निकालूंगा, लेकिन हाँ दोनों वेजिटेबल्स हैं। दोनों वेजिटेबल्स हैं। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि ग्रीन पत्तियां इंसान को कम खानी चाहिए, तो मेरा प्रश्न, कच्ची, ये तो उबाल के खाए,
उबाल के खा सकता है, क्या कच्ची खा सकता है वो, और किसको उबालना चाहिए और कितनी क्वांटिटी वो खा सकता है आपके हिसाब से, आपकी जो रिसर्च है वो बनाना। हाँ, तो इसी टॉपिक पे कल शाम को भी मेरा लास्ट लेक्चर था वो अवेकन इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस पे, तो मैंने इसके बारे में बताया था। वो मतलब 1 घंटा चला क्योंकि डिटेल में था, लेकिन सिंपल चीज़ मैं बोलता हूँ, टेक्निक वही है, ठीक है। मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं, मैं लोगों से पूछूंगा। ये आपको लगता है लोगों को कैसे पता है? अभी लोग जो हम बोलते हैं ना लोग, मैं उसको 2 चीज़ में डिवाइड करता हूँ। एक वो होता है जो कोई बोलता है मैं, तो मेरा मैं और मेरा जो ज्ञान है वो कहाँ से आया है। एक तो होता है सिस्टम का ज्ञान, दूसरा होता है जो अगर मैं जंगल में जाऊँ तो वही सिखाता है सब कुछ। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अलग टाइप। नेचर इज द बेस्ट टीचर। हाँ, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो बॉडी में है वो नेचर से आता है, कोई कंप्यूटर ने तो नहीं बनाया है, ठीक है, और कोई साइंटिस्ट ने भी नहीं बनाया हमारा बॉडी। तो ये इसमें 2 वो डिफरेंस है। तो अभी सवाल ये है, ठीक है, ये मेरा एक टेडेक्स टॉक है जो 2017 में हुआ था, उसके 3 मिलियन व्यूज़ के पास व्यूअरशिप है। तो उसमें मैं वही सवाल पूछता हूँ, ठीक है, उस 4 लॉज ऑफ नेचर। तो अभी उसको वो 15 मिनट जाएगा, इसलिए मैं उसको 1.5 मिनट्स में कंडेंस करता हूँ। तो एक स्टेप वो उसमें है, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो है। तो सिंपल चीज़ है, मैं बताता हूँ। एक जो लॉ ऑफ नेचर या लॉ ऑफ गॉड है, वो इंग्लिश में बताऊँगा, कि फिर हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे तो ठीक है। गॉड हैज़ प्रोवाइडेड all living creatures on this planet who eat food in its natural form. सभी का यही काम है कि उसको ढूंढना और उसको खाना, उसमें कोई कुकिंग होता ही नहीं है, ठीक है। और ये भी जोड़ता हूँ क्योंकि ये हकीकत है, उनको हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, इनफर्टिलिटी वो कुछ होता नहीं होता, ठीक है। तो उसी लॉ के हिसाब से जो भी आप खाते हो, आप पालक पनीर खाते हो कोई, और बिरयानी खाते हो कोई, मतलब चिकन, मटन या वेजिटेबल बिरयानी, ठीक है, राजमा का आप करी डालोगे उसमें, ठीक है। और तो मैं आपको एक दावत पे मतलब अच्छा बुलाता हूँ, पूरा लंबा डिनर टेबल है, इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं अगर टाइम था तो एक टेबल के उस साइड में अलग अलग चीज़। तो ये मैं फल डाल रहा हूँ, ठीक है, एप्पल डालूंगा, वो केला डालूंगा, अंगूर डालूंगा, तो फ्रूट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद काकड़ी, टमाटर है, कैरेट है, बीटरूट है। उसके बाद फल के पास कोई नट्स भी है, वॉलनट, ये वो। फिर उसके बाद कच्चा जो मिलता है प्रकृति से, दाल, चावल, गेहूँ, राजमा, ठीक है। उसके बाद अदरक भी, अदरक सब कुछ है, गार्लिक सब कुछ है वहाँ पे। उसके बाद क्योंकि लोग बोलते हैं मैं चिकन बिरयानी खाता हूँ, तो मैं बोला वो चीज़ मिलेगा लेकिन नेचर के हिसाब से। तो वो जो बोल रहे कि मेरा चिकन बिरयानी कहाँ है, मैं बोल देखो नेचर के हिसाब से वो चिकन तो खड़ा है वहाँ पे, ठीक है। टर्मेरिक का जो है रूट है वहाँ पे, बेलीज है वहाँ पे, कच्चा चावल है वहाँ पे। अभी बाय नेचर ऑफ लॉ उसको कुकिंग नहीं करना है, तो क्या आप चिकन को पकड़ के ऐसे खा सकते हो? नहीं खा सकते। चावल जो खाओगे कुछ पचेगा? ऐसा कच्चा नहीं पचेगा। तो मैं बोलता ठीक है, अभी क्या खा सकते हो? तो बोलते हैं तो फ्रूट्स तो खाएंगे सबसे पहले। तो मैं बोलता ठीक है, ब्रेकफास्ट फ्रूट्स का खा लो, फिर ख़त्म हो गया। जब भी भूख लगता है तभी मुझे बताओ, तो 5 घंटे के बाद आएगा कि बहुत भूख लग रहा है, तो बोला और खा लो। अभी कोई भी फ्रूट्स नहीं है वहाँ पे, चलो नट्स को भी बाजू में ले लिया, या नट्स को रखते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या खाओगे? टमाटर, काकड़ी खाएंगे, गाजर खाएंगे, बीटरूट खाएंगे, तो चलो लंच भी हो गया। फिर उसको निकालो, उसके बाद क्या खाएंगे? तो हाँ, अभी कैबेज के पत्ते कच्चे थोड़े खा लेंगे, मतलब 200-300 ग्राम तो नहीं खा सकते हैं, थोड़ा खा लेंगे ये। तो अभी वो रॉ वेजिटेबल्स भी निकालें, कितने कच्चे पालक का पत्ता खाएगा अभी, ठीक है, दिल का ज़्यादा नहीं खाते, फिर उसको भी निकालते हैं। फिर ये सब कच्चा गेहूँ ये वो है, और
जो मैं बोलता हूँ लाइव एंड डेड एनिमल्स। तो मच्छी कोई खाता है तो एक बेसिन है, उसमें पानी है, उसमें मच्छी तैर रहे हैं, एक बकरी है, एक गाय है वहाँ पे, एक जो है चिकन है वहाँ पे, और कोई पोक मांगता है तो वो डुक्कर तो एक जगह पे रहता नहीं है, ठीक है, वो तो भागता ही रहता है, तो उसको अनफॉर्चुनेटली काट के उसका एक बड़ा पीस रखा है वहाँ पे। तो मैं बोलो चलो तो ये गेहूँ वेहूँ वो भी खाना मुश्किल हो जाता है। तब जब भी आदमी भूख से मरने वाला है तभी वो बोलेगा चलो थोड़ा तो प्रोटीन खा लूँ, मैं कच्चा ही कच्चा, कोई सोचेगा मैं इसको सोक करके नेक्स्ट डे फर्मेंटेड वाला स्प्राउटेड वाला खा लूँ, ठीक है, वो भी हो गया समझो दूसरे तीसरे दिन पे। लेकिन ये जो पोर्क का है, रॉ पोर्क, कौन खाएगा ऐसा? अरे उसमें बाल है, उसमें चमड़ा है, उसमें फैट है, उसमें हड्डी है, उसमें खून है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होता है तो बोलता है ये भी जो भगवान ने आपके 5 जो बनाए सेंसेस बनाए हैं उसके हिसाब से है। गाय के लिए भी यही चलता है। तो वो एक्सपेरिमेंट में वो गाय है ना, उसको छोड़ दो, बकरी को छोड़ दो, चिकन को छोड़ दो, वो भी अपना ही खाना खाएंगे। तो आपका बात सही है, बकरी कुछ टाइप के पत्ते खाएंगे, गाय कुछ टाइप के लीव्स खाएंगे। हम कितने पत्ते खा सकते हैं? ऐसा ग्रीन टी कोई पीता है इतना इतना दिन में 4-5 कप, मैं उसको ग्रीन टी फार्म पे लेके जाता हूँ और बोलता हूँ खा लो पत्ता, एक पत्ता टेस्ट के लिए खाता है, तो उसके बाद में दूसरा पत्ता नहीं चाहिए। तो भगवान के दिए हुए सेंसेस से वो ग्रीन टी हमारा खाना नहीं है, रेगुलर खाना नहीं है। उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स है, कुछ ये तत्व है उसमें, जब तक बीमारी है तभी उसको बैलेंस कर सकते हैं, एक दिन एक हफ्ते के लिए वो मेडिसिन है, ठीक है। तो मैं ये नेचुरल लॉ के हिसाब से जो आपको टेस्टी लगता है, हाँ। बेसिक चीज़ क्या है? देखिए, न्यूट्रिशन को डिसाइड करने में जानवर भी यही काम करते हैं। कोई न्यूट्रिएंट्स को देखकर डिसाइड नहीं करता कि इस भोजन में ये न्यूट्रिएंट्स हैं, इतने विटामिन्स हैं, इतने मिनरल्स हैं, तो मुझे इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। आज एक पागलपन चल रहा है, न्यूट्रिशन बता रहे हैं और उसी बेसिस पे ये सारी न्यूट्रिशन वाली कंपनीज बन गई हैं। वास्तव में तो आप देखोगे कोई भी जानवर जो टेस्टी उसको लगता है वो खाता है। गाय को घास टेस्टी लगती है, वो घास खाती है। बकरी को कोई सी पत्ती टेस्टी लगती है, वो खाती है। हाथी को कोई टेस्टी लगती है, वो खाती है। और इसी तरह से अगर अपने 1 साल के बच्चे को भी आप फल और सब्जियाँ, जो जैसे इन्होंने बताया अभी, इस क्रम से बच्चों के सामने सारी चीज़ रख दो तो बच्चा क्या खाएगा? आप सोच के देख लो आप। तो बहुत सी माएँ आजकल बहुत कंफ्यूज रहती हैं क्योंकि खुद फूड एडिक्ट हैं, बच्चों को भी सब कुछ खिलाना चाहती हैं। और मैं तो देखता हूँ कि 1 साल के बाद माँ को एक ही काम रह जाता है, खा ले बेटा, खा ले बेटा, खा ले बेटा, कुछ खा ले बेटा। अच्छा, इतनी ज़रूरत नहीं है उसकी। पहली बात तो लोगों को ये मालूम नहीं है कि भाई हमें भोजन की ज़रूरत कितनी है, और फिर भोजन का चुनाव करना हमें कुछ सिखाता नहीं है। तो जो आज अभी आपने एक क्रम बताया, मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस प्रकार से भोजन को रखें। और वास्तव में तो क्लास में और बच्चों स्कूल में भी जब जन्मदिन आए बच्चे का, तब वास्तव में ऐसे ही सजाना चाहिए टेबल को। भाई बच्चों को कहो खाओ आप इसमें से, तो जिसको नेचुरल फॉर्म में आप खा सकते हो, दैट इज़ द बेस्ट फूड फॉर द ह्यूमन बीइंग आल्सो, जानवर के लिए भी और ह्यूमन बीइंग। ये निष्कर्ष निकल गया सर? जी सर, बहुत सही है, सही और है। अगर किसी को पका के खाना पड़े तो बहुत थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। तो उसका भी जो साइंस है, मैं लॉजिक नहीं बोलता हूँ, उसके पीछे साइंस है, वो 1-2 लाइन में मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक एग्जांपल भी दूंगा कि मेरे जो 2 बहनें हैं, तो उनके जो पहले की बेटी हुई थी, तो मुझे याद है कि बचपन में जैसे बढ़ रही थी तो उसके पहले 2 ही दांत यहाँ पे और 2 नीचे स्टार्ट हो गए थे। तो मैं तो एप्पल खा रहा था काट के, तो हंस रही, मतलब मुस्कुरा रही थी कि तुम खा रहे हो मतलब कुछ तो होगा ना खाने लायक। तो वो ऐसे ऐसे करने लग गई, तो मैंने बोला हाँ बेटी देता हूँ। तो बड़ा एप्पल था, मैं तो ऐसे खा रहा था, तो मैं उसको काट दिया, उसको छोटा पीस दिया। तो पहली बार ज़िंदगी में अपने आप वो ऐसा खा लिया, सॉफ्ट था तो खा लिया, कुछ घूमी, फिर वापस आया, खड़ा रहे, और 2 और 1 पीस मैंने खा के, फिर तीसरा बार कुछ 5 मिनट का और 2, ठीक है। तो उनका जो दूध है जो बैठा था वहाँ पे नहीं चाहिए,
ये और, ठीक है। इसको सिखाया किसी ने नहीं, इस भगवान जो जो साइंस है उनके अंदर, उनके डीएनए के अंदर, वो बात करता है, वो पूछता है, वो खाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और इसी से जो जो मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया है ना, इतने हजार लोगों का वो 3 मिलियन व्यूज़ और उससे भी ज़्यादा लोग पूरे दुनिया में लोगों ने देखा है इस एक्सपेरिमेंट को, मेरे बुक के द्वारा भी। तो जो हम सवाल पूछते हैं लोग ही जवाब देते हैं, तो वो जवाब जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट किया उससे ही हमारा फूड पिरामिड बन गया है। और उसी से फूड सिखाने का क्या ज़रूरत है? बहुत सब मेरा वो है कि हर ह्यूमन बीइंग के डीएनए के अंदर ये साइंस है। आपको सही तरीके से उसको समझना है कि वो प्राकृतिक चीज़ है, वो भगवान का बनाया हुआ चीज़ है। उस भाव से आपको सही सवाल पूछोगे तो सत्य मिलेगा। सो डिसूजा जी, एक बात आपने बताई कि कैसे आप निर्णय करोगे कि क्या भोजन आपको करना चाहिए, क्या नहीं भोजन करना चाहिए। उसका एक लिटमस टेस्ट आपने दिया कि सब प्रकार का जो भोजन है, जो आपको भोजन लगता है, उसको क्रम से एक टेबल पर सजा लो आप, जिसमें एक बार फ्रूट्स रखो, एक बार उनके नेचुरल फॉर्म में कच्ची सब्जी रखो, फिर जो भी नेचुरल फॉर्म में है, जैसे अन्न है, ड्राई फ्रूट्स हैं, और फिर जो आपको लगता है कि भैया मीट भी है, उसके नेचुरल चिकन है तो नेचुरल फॉर्म में उसको आप रख लो। फिर आप देखो कि आपको खाना हो, भूख लगी है आपको, तो सबसे पहले क्या खाओगे, क्या खाना आपके लिए नेचुरल है। तो आप नेचुरल सी बात है, आप फल सबसे पहले चुनोगे। फल खाने के बाद अगर आपको कुछ और खाने का मन करता है या फल उतने नहीं मिलते हैं आपको, तो आप कुछ कच्ची सब्जियां चुनोगे। उसमें कच्ची सब्जियां नहीं मिलती हैं या फिर कुछ मन करता है तो आप ग्रीन लीव्स भी आप थोड़ी बहुत कंज्यूम कर सकते हो, या फिर ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, गिरीज हैं, सीड्स हैं, वो आप कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन ये जो चावल है, दाल है, गेहूं है, इनको कच्चा खाना मुश्किल है। हाँ, कोई कोई खा लेते हैं, मैं देखता हूँ कुछ मज़दूर लोग मैंने देखे हैं चावल को भी पानी के साथ खा लेते हैं, लेकिन गेहूं तो नहीं खाता है। गेहूं तो चिड़िया तो खा सकती है, जानवर तो खा सकता है, लेकिन हम लोग नहीं खा सकते उसको। और चिकन को भी ऐसे ही उठा के हम कंज्यूम नहीं कर सकते, अंडे को भी ऐसे ही उठा के हम नहीं खा सकते हैं। तो फिर एक प्रश्न मेरे मन में हुआ, बात तो ठीक लगती है, फिर तो ऑप्शन हमारे पास तो यही रह जाता है जैसे कि भी कच्चा भोजन ही करना है, अनकुक्ड फूड ही करना है। प्रकृति में रहते हुए तो सब जानवर अनकुक्ड फूड ही करते हैं, उनकी कोई किचन थोड़ी होती है। लेकिन मैं देखता हूँ, क्योंकि 40 साल से मैं इस विषय पर काम कर रहा हूँ, कि बहुत लोग जो प्योरली रो खाते थे और उनको बहुत बेनिफिट्स भी हुए कच्चा खाने के, लेकिन कुछ समय के बाद, साल 2 साल, कोई 10 साल के बाद फिर थोड़ा बहुत मतलब खाने लगता है कुक्ड मील जो है। और एक आम आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल है सोचना कि एकदम प्योरली रो पे आ जाए वो। फिर ये भी लगता है कि उतनी बढ़िया रो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हमें मिलते भी नहीं हैं ऑर्गेनिक। तो ऐसे में व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर ए कॉमन मैन? जी, तो इसके भी पीछे बहुत गहरा साइंस है, और वो साइंस जो है वो यूनिवर्सिटी और किताबों में नहीं मिलेगा, वो तो उसको लिविंग साइंस जो मैंने बताया है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो साइंस इसमें क्या है, सिंपल एक स्टेटमेंट है, व्हेन इन नेचुरल एनवायरनमेंट ईट 100% नेचुरल फूड। बाकी सब प्राणी कर रहे हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट में है। बहुत बढ़िया। जिसको हमने जू में बंद किया है उसको कुछ भी खिला दे हम, ठीक है। तो वो एक पार्ट वो इक्वेशन का ये है, व्हेन इन नेचुरल एनवायरनमेंट ईट 100% नेचुरल फूड। लेकिन उस आदमी को जो पहले नेचर में रहता था, आप उसको निकाल के आप उसको सिटी में डालोगे तो ये ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट होगा। तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन का एनर्जी बैलेंस करना है तो आपको करना ही पड़ेगा कि इन ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट यू हैव टू ईट ऑल्टर्ड फूड। अभी ऑल्टर्ड फूड क्या है? देखो, नेचुरल एनवायरनमेंट पे हम जब भी रहते हैं तो वो जो पानी है, ब्रुक्स एंड स्ट्रीम्स का या कुएं का पानी है, उसमें 5 प्रॉपर्टीज़ है। उसमें लिविंग माइक्रोबायोम है, मतलब प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है। फिर उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज रहता है, वोल्टेज रहता है,
वो माइक्रो क्लस्टर्ड रहता है, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं। लेकिन जो सिटी में है ना, वो जो डैम का पानी है वो मॉलिक्यूल्स मोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो डैम का जो हाइड्रोलिक प्रेशर है, डैम पानी कहाँ से खींचता है, ऊपर से तो नहीं खींचता है, उसके पंप नीचे से खींचता है। तो इतना हाइड्रोलिक प्रेशर, इतने टन्स का, मिलियंस ऑफ टन्स का, वो मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर देता है और मोटा मॉलिक्यूल आ जाता है बॉडी में। वो पूरा सेलुलर हाइड्रेशन नहीं करवाता है। तो एक जो मैंने बताया माइक्रोबायोम, फिर दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज, फिर तीसरा जो है माइक्रो क्लस्टर्ड, फोर्थ जो है वो मिनरलाइजेशन। फ्लोइंग वाटर में ज़्यादा मिनरल्स है। डैम में क्या होता है, सब मिनरल्स तो नदी से आते हैं, फिर हम उसको रोक देते हैं, फिर वो सब मिनरल सेटल हो जाता है, जो डैम का सिल्ट हम बोलते हैं, वो हमें नहीं मिलता है। तो म्यूनसिपैलिटी का पानी का TDS अभी सिटी में देखो 6, 8, 10 TDS मिलेगा। ठीक है, तो वो जो सिटी का पानी है मैं उसको डेड वाटर बोलता हूँ, और ये जो है यहाँ का मैं उसको लिविंग वाटर बोलता हूँ। तो अभी जैसे आदमी को वहाँ से यहाँ निकाल लेके डाल दिया है, तो 5 तत्व, ठीक है, जो हमारा फूड भी है उसमें भी 5 तत्व है। ठीक है, आप एक मूंगफली को ले लो, तो सबसे ज़्यादा उसमें मात्रा क्या है, अर्थ एलिमेंट मिलेगा। कच्चा मूंगफली है, टेबल पे आप दबाओगे, उसमें से तेल निकलेगा, उसमें भी वाटर एलिमेंट है। ज़्यादा मूंगफली खाओगे तो उसमें फायर एलिमेंट हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है। एयर और स्पेस कम है। वाटरमेलन में एयर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा माइक्रो में, और स्पेस मिलेगा। तो सब खाने का भी आइटम 5 तत्व से बनता है। अभी नेचुरल एनवायरनमेंट में हम बेयरफुट चलते हैं तो हमको अर्थ एलिमेंट मिलता है डेली, फिर हमको एक्चुअल वाटर एलिमेंट मिलता है, फिर फायर मतलब नेचुरल सनलाइट। ये जो सिटी में मिलता है, मैं उसको तो नेचुरल सनलाइट तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऊपर से देखोगे पूरा सिटी में पूरा पोल्यूशन का क्लाउड है। तो ये चीज़ क्या आ रहा है, जो सूरज से आ रहा था उसको फिल्टर करके जो हमको मिल रहा है उसको सनलाइट बोल सकते हैं कि नहीं? मैं तो नहीं बोलता हूँ। डाउटफुल हो तो मतलब सनलाइट भी, फायर एलिमेंट भी नहीं मिलता है सिटी में। ठीक है, नहीं मिल रहा है। हाँ, और फिर अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। तो यहाँ पे प्योर एयर मिलता है, वहाँ पे पोल्यूटेड मिलता है सिटी में। और स्पेस एलिमेंट मतलब सब यहाँ पे नेचुरल एनर्जीज है, फॉरेस्ट या विलेज में, वहाँ पे EMF है, ये है, मोबाइल टावर है, सब कुछ है। तो ये ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट हुआ। और ये ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट में जब भी हम 25 मंजिल या 10 मंजिल पे रहते हैं, वो अर्थ एलिमेंट मिलता नहीं है। तो अर्थ एलिमेंट हम कहाँ से लाए बॉडी में? क्योंकि वो यही होता है जो रॉ लोग खाते हैं, जो रॉ वेगन भी है सिटीज़ में, उनका वजन जो है काफ़ी घटता है, काफ़ी लोगों का। और वो अगर आप विलेज में हैं या सिटी में हैं, आपके बॉडी प्रकृति के ऊपर भी है, कफ पित्त वायु टाइप के बॉडी। जिसका कफा प्रकृति है उसमें अर्थ एलिमेंट ज़्यादा होता ही प्रकृति से ज़्यादा है। ठीक है, प्रकृति के रूट से ही ज़्यादा। फिर जिसका वायु एलिमेंट हाई है वो एयर एलिमेंट हाई है, और अर्थ एलिमेंट लो है। तो ये हो गया है। अभी इसका इक्वेशन बैलेंस करने के लिए अगर हम नेचर से जाके सिटी में रहेंगे, 100% रॉ खाएंगे, तो अर्थ एलिमेंट कम पड़ जाता है, वायु एलिमेंट बढ़ जाता है। सिर्फ रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स अगर खाएंगे तो अभी उसको बैलेंस में लाने के लिए तभी ये कुक्ड फूड का काम आता है। मतलब चावल को पकाओ, राजमा, दाल, वो सब पकाओ, उससे ज़्यादा। जैसे मैंने मूंगफली का आपको दिया था ना, अर्थ एलिमेंट हाई है उसमें। ठीक है, तो ऐसे हम अर्थ एलिमेंट लाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये पूरा साइकिल है। जब भी हम नेचर में रहते थे हम 100% नेचुरल खा सकते थे। अभी सिटी में रहे तो थोड़ा कुक्ड फूड लेना है आपके बॉडी वेट के हिसाब से। ज़्यादा दुबला पतला नहीं होना है, ज़्यादा मोटा नहीं होना है। ज़्यादा अर्थ एलिमेंट खाओगे, जानते हैं ना कि राइस चावल वो सब खाओगे तो अर्थ एलिमेंट तो बढ़ेगा। तो आपको मीडियम वेट लोगों को रहना है, एनर्जी अच्छा रहना है सुबह से शाम तक, वो मैं हेल्थ का पैरामीटर मानता हूँ। ठीक है, जो सुबह उठता है और उसको 10, 15, 20 मिनट लगता है उठने के लिए, उसमें कफ प्रकृति ज़्यादा है। हाँ, तो ये है वजह कि सिटी में थोड़ा कुक फूड भी लगता है। तो आपके बॉडी के वेट के हिसाब से, कफ पित्त वायु बैलेंस के हिसाब से बॉटम लाइन है कि ज़्यादा मोटा नहीं होना, ज़्यादा पतला नहीं होना। और
ये जो हमारा पूरा मूवमेंट चल रहा है ना वापस नेचर में जाने के लिए, तो तभी मैं मानता हूँ अगर आपको रॉ फूड प्रिंसिपल से खाना है तो वापस आप विलेज में जाके बेयरफुट चलिए, कुएं का पानी पीजिए, अच्छा माइक्रोबायोम लीजिए, बाकी सब प्राणी के साथ अलाइन हो जाएगा। तो ये पूरा साइंस है जो क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी नहीं जानते या बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये कॉलेज में आपको दिखेगा नहीं, ये नेचर में आपको दिखेगा। और ये पूरा जो मूवमेंट है, हमने हमारे मूवमेंट जो है अर्थ कीपर्स कनेक्ट, उसमें है द न्यू अर्थ समिट में, और ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन मेरे वेबसाइट पे मिलेगा अगर ऑडियंस देखना चाहता है, darryld'souza.com। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी आपसे जो बातचीत हुई है और इसको हम जारी रखेंगे। और मैं तो ये चाहूँगा कि हफ्ते में या 15 दिन में एक बार हम सीरीज के रूप में करें। आजकल जैसे नेटफ्लिक्स पे सीरीज आ रही हैं, जी। तो हम एक एपिसोड करें, फिर दूसरा एपिसोड, और वो इतनी क्वालिटी का हो कि वो एक लेगेसी बन जाए। ज़रूर, क्योंकि आपकी इतनी सालों की रिसर्च है और मेरी भी इस विषय पर रिसर्च है, तो हमें कुछ करना चाहिए। जी ज़रूर करेंगे। आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, जो अर्थ कीपर्स जी। जो है आपका जो मूवमेंट है, इसके फाउंडर हो, वो क्या है, थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों को। तो वो पहले 5 साल के बाद जैसे मैं पेशेंट्स को ट्रीट करने लगा, तो मैंने बताया कि एक एक्यूप्रेशर का लीफलेट बनाया था मैं, कोई 20 पेज का, फिर वो डाइट और न्यूट्रिशन का और डिटॉक्स का कुछ बनाया था, तो ऐसे मेरे कुछ 80 पेज का था। फिर मैंने बोला चलो इसको बुक में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये तो मतलब थोड़ा और फोकस चाहिए, और मुझे ये केमिकल दुनिया से बाहर निकलना है। मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तभी भी करता था, इंजीनियर हूँ मैं, तो फिर मैंने बम्बे को छोड़ने की मैंने ठान ली। और मेरा जो एंसेस्टर घर है, मुंबई के रहने वाले हो? हाँ, मेरा जन्म तो मुंबई में हुआ था, अंधेरी में। तो यहाँ गोवा कैसे आया? जी, ये हमारा ट्रेडिशनल, मैं तो गोवन हूँ, अच्छा। हमारे फैमिली का ट्रेडिशन। तो हर जो गोवा से आके आपके पेरेंट्स यहाँ बस गए थे? नहीं, हमारे मुंबई से पेरेंट्स आके गोवा में से आके मुंबई में बस गए। अच्छा, गोवा से जाके मुंबई में बसे, फिर आप अपने जो है मूल स्थान में आए। जी। तो शादी के पहले ही, कुछ साल पहले ही, 5 साल 6 साल पहले ही, नहीं शायद 7 साल पहले, मेरे फादर जो है गोवा में पोर्चुगीज रूल के अंडर, अच्छा, जो अलाउड नहीं था, नाइट के टाइम पे सीक्रेटली गोवा से भाग गया था। 2.5 डेज 3 डेज लगा था, यहाँ से जंगल जगह पैदल बॉम्बे पहुँच गए, क्योंकि वो ऑपरेशन में रहना नहीं था। क्योंकि 1947 के बाद तो इंडिया तो फ्री हो गया, वहाँ पे फ्री राज था, यहाँ पे थोड़ा ऑपरेशन था। तो मेरा पिताजी वहाँ पे गए, मेरे मम्मी जी उनका फैमिली ही गोवा से वहाँ पे चले गए, तो वो मुंबई टाउन में था। तो इसलिए जब भी वो मिले, शादी होगा तो, और मेरा जन्म हुआ, तो मैं अंधेरी ईस्ट में होली स्पिरिट हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ। फिर 1 साल के लिए हमारा फैमिली दादर में रह चुका था, फिर 1 साल के बाद हम लोग बैंड्रा वेस्ट में आ गए थे। तो मुंबई में मैंने स्कूलिंग वहाँ पे की, जूनियर कॉलेज वहाँ पे की। उसके बाद मुझे दुनिया देखना था, क्योंकि स्कूल जो है पैदल 3 मिनट का रास्ता था, सेंट ट्रीजा स्कूल बैंड्रा वेस्ट में, और उसको और 2 मिनट चल के वो नेशनल कॉलेज था लिंकिंग रोड पे। तो उतना ही मेरा कम सर्कल और एक्सपीरियंस हुआ, तो मेरे को दुनिया जाके देखना था। तो मैं पूना में मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एडमिशन लिया था, तो वैसा मैं पूना पर पहुंच गया। और ये सब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और सब मैंने जब की, और मैंने कामों में इस फील्ड में मेरा योगदान रहा, तो मैं देख रहा था कि मेरे वजह से, मेरे काम की वजह से दुनिया और इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, ठीक है, और पोल्यूशन बढ़ रहा है, और ट्रांसपोर्ट गुड्स और इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, और जो नेचुरल मिनरल्स और वो सब वो निकाले जा रहे हैं, उसको ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला मुझे इसमें मैं क्यों ऐसा काम करूं जो लोगों के हेल्थ के लिए हानिकारक है और एनवायरनमेंट को भी डिस्ट्रॉय करता है। अभी मेरे पास एक ऑप्शन आ गया है कि मैं लोगों का हेल्थ को ठीक कर लूँ, तो क्यों ना वो ले लूँ। तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी पूरी, और मैं कंसल्टेंट भी था लास्ट 5 साल में। तो मैं वो छोड़ के मैं गोवा आ गया। मैं गोवा का एक्सपीरियंस था, क्योंकि हर समर वेकेशन में, स्कूल का जो समर वेकेशन है ना,
उसमें हमारे पेरेंट्स यहाँ पे गोवा में आते थे, 1 महीने के लिए हम लोग रहते थे। तो 8 साल से मैं हर साल गोवा आते गया। हाँ, ऐसा कुछ 1 साल या बीच में ऐसा छूट गया होगा। तो और फिर जब ये जॉब शुरू हो गई थी तो वो टाइम से तो हम ज़्यादा आ नहीं पाए, तो इसलिए मेरा ऑटोमेटिक रिटर्न यहाँ पे था, क्योंकि हमारा घर था, हमारा ज़मीन था, मतलब ऑर्गेनिक कुछ उगा तो सकते हैं, 1/4 एकड़ का ज़मीन था, तो मैंने वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने आके शुरू कर दी। तो ऐसे इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया। तो इंडस्ट्रियल एरिया पूरा बंद, घर को मैंने 2 बेडरूम को वेलनेस सेंटर बना दिया, हॉल को मैंने प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप प्लेस बना दिया। मेरा घर जो है नेचुरल होम है, 200 साल पुराना है, वो लैटराइट स्टोन का बना हुआ है, उसके ऊपर मट्टी है वॉल्स के लिए, फिर चूना है, फिर वो कोकोनट मेंबर्स है रूफ के लिए, और मैंग्रोव टाइल्स ऊपर है। ठीक है, 20 साल से है वो, कितने साल पुराना? 200 साल। 200 साल पुराना है घर है। हाँ, अभी, मतलब क्या बात कर रहे हो? ये नेचुरल टेक्नोलॉजी ऐसा है। सिटी में जाओगे कंक्रीट का बनोगे तो रिडेवलपमेंट के लिए मतलब 30 साल में वो तो गिरने वाला है, 35 साल में कंक्रीट का चल जाता है। 200 साल पुराना, मतलब क्या कैसे बना? मड से बना हुआ है? नीचे जो लैटराइट स्टोन है, लाल स्टोन, हाँ, कैमरा को टिल्ट करोगे तो ऐसे पड़े हैं वहाँ पे गोवा का। और ये जो थोड़ा सा जो सेपरेशन वॉल जो दिख रहा है आपको 2 फुट का उधर नीचे, वो रेड टाइप का स्टोन है, उस पर कुछ मट्टी आ गया है तो थोड़ा ब्राउन दिख रहा है, लेकिन ये प्रॉपर्टी का अंत वहाँ पे हो रहा है और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है। ये जो स्टोन है, हाँ, जैसे नेचुरल स्टोन ऑफ गोवा, लैटराइट उसको बोलते हैं। इससे बनाया आपने? जी जी। तो वो फाउंडेशन में जाता है, उसके ऊपर मड आता है, क्ले आता है। जैसे कि ये भी वॉल्स जो है काफ़ी उस टाइप के हैं, और ये प्योर मड है? हाँ, इसके अंदर मड रहेगा जरूर। तो अच्छा, ये शीट कहीं की डाली? ये ना तो एब्सेस्टर शीट है ना फाइबर है। जी जी। व्हाट इज दिस? हाँ, ये इको रिजॉर्ट है, तो ये रिसाइकल्ड मटेरियल से ये शीट बना हुआ है, रिसाइकल मटेरियल से। तो जो मैं इको विलेज पे अभी काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसे रिसाइकल मटेरियल्स और जिसमें प्लास्टिक वो सब मुझे यूज़ नहीं करना है, मुझे 100% नेचुरल चीज़ यूज़ करना है। ठीक है, तो ओके। हाँ, तो मेरा वो वैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैं गोवा में आ गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू कर दिया, घर को वेलनेस सेंटर बना दिया, वर्कशॉप्स चालू कर दिया। नहीं, ये क्या है? अर्थ कीपर्स कनेक्ट। जी, हाँ, ये क्या है? हाँ, मतलब तो ये अर्थ शब्द कीपर्स कनेक्ट, तो मतलब फार्मर्स, लगता है जैसे फार्मर्स से कनेक्ट करना। नहीं, इसमें फार्मर्स का शब्द तो नहीं है। हाँ, इसमें अर्थ कीपर्स है। अर्थ तो हम जानते हैं, अर्थ। हाँ। कीपर्स मतलब रखवाले। अच्छा। ठीक है, तो किस चीज़ को संभालेंगे ये लोग? जो अर्थ में है, मतलब पानी को संभालना है, धरती को संभालना है, हवा को संभालना है, पेड़ों को संभालना है, तो जो इनको संभालते हैं। हाँ, मतलब हाँ, पूरे अर्थ को बैलेंस में रखना, जो हमारे ह्यूमन बींग्स के हेल्थ के लिए। ऐसे कौन लोग हैं वो अर्थ कीपर्स? कौन लोग हैं? हाँ, तो हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं? पूरे दुनिया में है। जो भी व्यक्ति इस दिशा में काम शुरू कर देता है, एक तो काम है जो प्रोफेशनली कोई लेता है, लेकिन जो घर बैठे बैठे लोग हैं वो भी अर्थ कीपर्स बन सकते हैं। मतलब कि मैं वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज़ करना बंद कर दूं जो अर्थ को डैमेज करता है। मतलब 5 तत्व, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। मतलब उसमें कार ड्राइविंग भी कम करूं, अगर मेरे को जॉब पास में मिले, मतलब जो मैं पैदल 15 मिनट में जा सकता हूं, तो वो भी व्यक्ति को हम अर्थ कीपर बोलेंगे, क्योंकि उस विचार से अगर उसने लिया है कि पोल्यूशन, मतलब गाड़ी चलाना मतलब क्या होता है, मतलब पहले स्टेप है धरती में खड्डा खोदना, फिर उसका मेटल निकालना, फिर उसका रिफाइनिंग करना, फिर कार का बॉडी बनाना, फिर समुद्र में जाके वो ऑयल निकालना, फिर उसका टायर बनाना, फिर उसका पेट्रोल बनाना। तो कितना धरती को डैमेज होता है। तो एक ही डिसीजन कि मैं गाड़ी ना लूँ, 2 साल के लिए मैं तो साइकिल ही कर रहा था। अभी इको विलेज में ज़्यादा लोग हैं तो इसलिए मैंने एक व्हीकल लिया है, महिंद्रा बोलेरो। अभी 2 साल पहले लिया है? उससे पहले नहीं थी गाड़ी आपके? उसके एक टाटा नैनो था 10-11 साल के लिए। लेकिन जब भी हमने सोचा कि इको विलेज बनाना है, तो उसमें हमने पहला सोचा कि ये कम से कम ये चीज़ करनी है। तो मैं 2 साल के लिए साइकिल ही यूज़ कर रहा था आसपास। हाँ,
नहीं तो इसको कनेक्ट करते हैं। पहली बात तो अर्थ कीपर्स का मतलब आपने डिफाइन किया, जो लोग भी पर्यावरण के प्रति सजग हैं, जागरूक हैं, जी कुछ भी प्रयास कर रहे हैं घर पे रहकर भी, जी कुछ बड़ा प्रयास कर रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने ये इको रिजोर्ट बना बनाया, दिया। एक बड़ा प्रयास किया। कुछ लोग हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी का पेट्रोल का कम इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग वाटर हार्वेस्ट करते हैं, पानी को बचाते हैं, जी कुछ लोग ऐसा काम नहीं करते जिससे पोल्यूशन हो वातावरण में, जी नॉइज पोल्यूशन हो या एयर पोल्यूशन हो। तो ऐसे जो सजग प्रहरी हैं उनको आप कहते हो अर्थ कीपर्स। जी ऐसे लोगों को कनेक्ट कराना एक दूसरे से और एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना और एक दूसरे से सीखना, जी मैं समझता हूँ ये पर्पज़ है उसका। जी हाँ जी हाँ वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। जी। तो हमने वेबसाइट बना दी, हमारे ये ऐसे अर्थ कीपर्स ग्रुप्स है, अर्थ कीपर्स मुंबई, गोवा, बेंगलोर, अहमदाबाद, गुजरात, ये वो सब कुछ है। तो अभी जो थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं हम, ये जो मॉडल है ये ग्लोबली इम्प्लीमेंटेबल मॉडल है। हम लोग जो साइंस कॉमन मानते हैं वो प्लानिटरी बायोलॉजी और प्लानिटरी इकोलॉजी पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं गोवा के लिए मैं करूँगा ये या भारत के लिए तो करूँगा। प्लानेट तो एक ही है ना, हाँ, खाली जो गोवा साइंसेस है ना, जो साइंसेस है, ऑल साइंसेस आर लोकल। मतलब कि गोवा का जो अगर आपको घर बनाना है, लेकिन ये साइंस सब पूरा दुनिया में कॉमन है कि नेचुरल घर बनाना है टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ। ये लेवल पे वो साइंस कॉमन है। अभी गोवा में आएंगे तो आपको लैटराइट स्टोन मिलेगा और क्ले मिलेगा। चूना जो हम बनाते हैं वो सीशेल से भी बनता है, दूसरे जगह से ज़मीन से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पानी को कैसे संभालना है, पानी को लिविंग वाटर के जैसे कैसे यूज़ करना है, उसको डेड वाटर नहीं करना है डैम्स बना के, वो भी साइंस पूरे दुनिया भर में कॉमन है। ब्रुक, स्ट्रीम्स, वेल्स जो है, ठीक है। लेकिन आप माइक्रो में उसमें जाओगे कि यहाँ पे हम ऐसे मिनरल से उसको पहले सैंड या स्टोन से फिल्टर करेंगे, ऐसे उसको रीमिनरलाइज करेंगे। वो कुछ जगह में माइक्रो मैनेजमेंट अलग होगा, लेकिन पूरा ग्लोबल साइंस कॉमन है। तो उस हिसाब से हम लोग वो साइंसेस शेयर करते हैं और एक्सपर्ट्स जो ये सब चीज़ जानते हैं। हमने वो न्यू अर्थ समिट शुरू किया था 2019 में। पहला साल गोवा के एक्सपर्ट्स हेल्थ फूड फार्मिंग, ये उसी का पार्ट है, ये उसी का भाग है। कनेक्ट और न्यू अर्थ समिट। जी हाँ, तो 2 चीज़ मैंने किया है। पहला तो मैंने इनको लाने के लिए 3 चीज़ है। एक तो वेबसाइट बनाई ताकि सब जिसको भी देखने का है फ़िलासफ़ी क्या है, कैसा हम लोग काम करें, वेबसाइट है। फिर उसके बाद वो कॉन्फ्रेंसेस हमने शुरू कर दी, और तीसरा है क्योंकि व्हाट्सएप और वो सब है तो वो व्हाट्सएप यूज़ किया। टेलीग्राम पे भी हमारे ग्रुप्स है। तो ये 3 मीडियम से ये सब इन्फॉर्मेशन फ़्लो होता है, और हम जस्ट वीडियोस या पोस्ट डाल देते हैं। और जो लोग उसको मानते हैं और पहले से ही वो खुद से ही काम कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ से कहीं से भी सीखा है, तो वो हमारे ग्रुप्स में आते हैं। कुछ लोग आते हैं, अपना थोड़ा योगदान देते हैं, सीखते हैं, फिर उनको छोड़ना है। ऐसा कोई ऑफिशियल मेंबरशिप जैसा नहीं रखा है, आओ जाओ जो भी आपको लगता है, ठीक है। तो ऐसे लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो भी सिखा रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, तो नॉलेज फ्लो हो रहा है। तो ऐसा मूवमेंट हमारा चल रहा है। अभी जो सिटीज़ में इतना जो ख़राब हो गया है, मतलब दिल्ली का AQI तो 500 से ऊपर हो गया है। गोवा का AQI क्या है? गोवा का AQI अलग अलग जगह में अलग है। जैसे हाँ, सिटीज़ में भी वो मतलब ज़्यादा हमारा यहाँ पर तो ट्रैफिक नहीं होता है, लेकिन टूरिज़्म की वजह से वीकेंड में फ्राइडे सैटरडे संडे को ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। तो उस जगह पे कोई एरिया में AQI 50-60 के ऊपर भी जा सकता है, 80 के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन नॉर्मली कम नीचे है। रहता है। हाँ, 10, 15, 20 यही रहता है। हाँ, तो बहुत बढ़िया है, तो गोवा रहने के लिए अच्छी जगह है। हाँ, इसलिए तो वही प्रॉब्लम है यहाँ पे, मतलब पॉलिटिशियंस और कुछ लोगों ने ये लॉज चेंज कर दिए, और एग्रीकल्चर लैंड भी कन्वर्ट होता है सेटलमेंट, मतलब कंस्ट्रक्शन चीज़ में। तो हमारे फार्म्स और सब नेचुरल स्पेसेस जो है डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। मतलब ये तो नॉर्मल है, जब भी दिल्ली अगर फुल हो गया है और बॉम्बे और बेंगलोर अगर फुल हो गया है और कंजेस्टेड हो गया है, तो लोग तो कहीं तो रहना है तो आ जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ गोवा भी कॉन्क्रीटाइज हो रहा है।
तो उसकी वजह से बड़ा एक मूवमेंट गोवा में शुरू हो गया है, जो एक चीफ जस्टिस, इलाहाबाद के एक्स चीफ जस्टिस जस्टिस फर्डिनो रिबेलो, वो लीड कर रहे एक मूवमेंट गोवा में। मैं भी उसका वहाँ पे भाग लेना चाहता हूँ उनके कमेटी में। तो ये पूरा जो कन्वर्टिंग गोवा इनटू मुंबई एंड दिल्ली, ये रोकना है, उसको नेचुरल तरीके से रखना है। जो हम बात कर रहे हैं ऐसे ना घर और फार्म, वो थोड़ा ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से लोग जिएंगे तो प्रकृति का भी बचाएंगे और हमारे सेहत को भी हम बचाएंगे। नहीं देखो, थोड़ा सा हमें संवेदनशील होना है, जैसे मैं समझता हूँ। अभी मैं यहाँ रह रहा हूँ, देखिए ये मड हाउस है। इससे पहले मैं हिमाचल में था और वहाँ पर एक लेडी है दीदी कंस्ट्रक्टर, अब तो नहीं है, 90-95 साल तक उसने काम किया जी। और वहाँ जो उसने बिल्डिंग्स बनवाई हैं, एक संभावना इंस्टीट्यूट बनाया, और जैसे धर्मालय आप कभी जाओ आप, बहुत ब्यूटीफुल मड हाउसेज है और सस्टेनेबल है। अब जैसे आप बता रहे हैं आपका घर भी 200 साल से सस्टेनेबल है, तो लोगों को लगता है कि मड हाउस तो कच्चे होते हैं, तो गिर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं या सीलन आ जाते हैं उसमें, तो ये सब बातें नहीं हैं। लेकिन क्योंकि आम आदमी को नॉलेज नहीं है उस चीज़ की कि इको कंस्ट्रक्शन क्या होता है और उसके क्या फ़ायदे हैं। आप देखिए बाहर का जो टेम्परेचर है, अगर बाहर गर्मी का 40 टेम्परेचर है और मड हाउस में आपको 30 का टेम्परेचर मिलेगा अंदर। जाड़े में अगर आपको टेम्परेचर बाहर 20 का है तो अंदर आपको 25 या 30 का मिलेगा। तो ये जो बैलेंसिंग है एनवायरनमेंट की, और जिसके कारण से एसी का प्रयोग नहीं करते मड हाउस में लोग, बिना एसी के भी और बहुत आराम से कंफर्टेबल रहते हैं। पंखे का भी इस्तेमाल बहुत कम से कम होता है, और इस तरह से खिड़कियाँ बनाई हैं इसमें कि लाइट का इस्तेमाल भी कम से कम होता है, नेचुरल लाइट को उसमें लाया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच डिसूजा जी, और रियली इट वाज ए नाइस मीटिंग विद यू। और मुझे लग रहा है कि आपके पास इतना कुछ बताने के लिए है कि एक पॉडकास्ट कभी और हम करना चाहेंगे, और आपकी जर्नी के बारे में, और आपका जो ये नया मिशन है कि जो अवेकन इंडिया मूवमेंट है, इसमें अलग से हम बात करना चाहेंगे आपसे। जी अभी वो के लिए हाँ, वो मैं उस मूवमेंट का फाउंडर ग्रुप में से हूँ। वो शुरू हुआ था कोविड के समय पे, क्योंकि ये सब जो वायरस वैक्सीन का सब ये साइंसेस थे ना, उसमें हमारे कुछ ऑब्जेक्शंस थे, क्योंकि हमारे जो पूरे ग्रुप जो बना था वो तो हम पहले से ही हीलर्स, थेरेपिस्ट, ऑर्गेनिस्ट, फार्मर्स, वो सब साइंस हम जानते हैं। तो उस समय से मतलब 2020 में ये मूवमेंट बना, और अभी भी हम लोग 2020 में बन गया था ये वाला अवेकन इंडिया मूवमेंट। अवेकन इंडिया, तो तब इतनी मेहनत करके हम लोग वैक्सीनेशन का जो ये भूत चढ़ गया था जी, और ये जो इतनी तबाही हुई है, इतना मिसमैनेजमेंट हुआ है जी, तो क्या लोग नहीं थे जो इसको रोक सकते थे? समझदार लोग हमारे बीच में, और आप देखो सदगुरु हैं, श्री श्री रविशंकर हैं जी, जो इस पे सजग हैं, फिर इसके बाद रामदेव जी हैं, रामदेव जी ने कुछ प्रयास किया, लेकिन क्या कारण है कि वो ये काम हो नहीं पाया? जी। आप जैसे लोग या और लोग भी जो जिम्मेदार लोग थे, तो जैसे हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई फॉर्म्ड नहीं था, क्योंकि कुछ जो लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वही साथ में आ गए थे। स्टार्टिंग में कुछ 12-14 लोग थे, तो और फिर मतलब बढ़ गया। तो हम तो वैक्सीन निकलने के पहले ही वो यूएसए में जब भी बात चल रही थी, तो हमने रिसर्च किया उस पर, और उसके इंग्रेडिएंट्स, वैक्सीन के अंदर जो चीज़ है, हमने उनको हानिकारक बता दिया। हमारे रिसर्च में नहीं, हमने बोला इस केमिकल को आप गूगल में सर्च करो और बाकी साइंटिफिक वेबसाइट पे सर्च करो, उसके क्या इफ़ेक्ट्स है ह्यूमन बॉडी पे। सब नेगेटिव, सब कार्सिनोजेनिक मटेरियल, मतलब कैंसर कॉजिंग मटेरियल वो वैक्सीन में है। ये तो वैक्सीन के रिलीज के पहले से ही पता था, हम लोग पब्लिसाइज कर रहे थे हमारे ग्रुप बीच में। में रोक रहा हूँ, मुझे मालूम है सारी चीज़ का, और बहुत लोगों से मैंने ये चर्चा सुनी है, बहुत जिम्मेदार लोगों से। मेरा प्रश्न ये है, इतना लोग जानते हुए भी, और बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं, मैं भी उसमें से एक हूँ, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया। आपने भी शायद वैक्सीनेशन नहीं लगवाया, तो इसमें हम इसको रोक क्यों नहीं पाए? बस ये मेरा मतलब है। बस इसको समाप्त करेंगे इस लास्ट लाइन में। हाँ, तो जी हाँ, तो हम लोग जो है ना इंडिपेंडेंटली काम करने वाले, हमारा संख्या बहुत कम रहता है, और डॉक्टर्स को भी ये डीप साइंस तो पता नहीं था कि वैक्सीन के अंदर क्या चीज़ है। भारत सरकार में ऐसे लोग नहीं थे?
कुछ लोगों मोदी जी को को कहते हैं कि मोदी जी इतने सजग थे और सब थे, तो वो नहीं थे। मतलब ये हमारी फेल्योर मैं तो जी, कहता हूँ हाँ, कि मैं जो भी मानता बुद्धिजीवी हूँ। लोग हैं, हम लोग हैं, कि हमने इसमें ढंग से विरोध नहीं किया, केवल बुद्धि विलास तक सीमित रह गए इसमें। जी। लेकिन एक जो एक कॉन्क्रीट स्टेप लेना चाहिए था वो नहीं लिया। जी। और मैं भी अपने आप को जिम्मेदार ठहराता हूँ। और मैंने तो अपनी छोटी बहन खोई है उसमें, आप देखो इस तबाही में, तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि जो सजग लोग हैं वो पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं लेते। मैंने भी कोशिश की मेरी फैमिली को बताने के लिए, तो बता तो दिया, लेकिन काम की वजह से बॉम्बे में मेरा जो छोटी बहन है उसका पति और उसके बेटी भी, जो उस टाइम मैनेजमेंट सीख रही थी, उन्होंने अलग अलग वजह से उनको वो बताया कि लेना पड़ा। तो मेरे उनके पति जो थे ट्रैवल एजेंसी और ट्रैवलिंग में थे, तो उनको लेना पड़ा। फिर वो लोग एक इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे थे, उसके वजह से बहन को लेना पड़ा। और जो बेटी थी वो सेंट जेवियर्स बॉम्बे में वो उसने कॉलेजिंग किया वहाँ पे, तो वहाँ पे भी लेना पड़ा। और उनको सबको साइड इफ़ेक्ट्स हुआ, और उनको वैक्सीन डिटॉक्स प्रोटोकॉल्स में डालने पड़े। ब्लड रिपोर्ट सब गलत थे। मेरे सिस्टर का पूरे ये नसों काले काले हो गए यहाँ पे, हाँ, नॉट वेरिकोस, सडनली वेन सब काले हो गए थे। वो जो टॉक्सिक मटेरियल है वो पैरों में जम गए थे। तब तक नहीं मान रही थी, लेकिन सब तीनों का तबीयत बिगाड़ दिया। फिर 1 महीने का डिटॉक्स हमने करवाया। फिर उसके बाद ब्लड रिपोर्ट्स फिर से लिए, और फिर सब क्लियर था और उनके सिम्टम्स चले गए। बस ये एक ही लाइन से मैं समाप्त करता हूँ लोगों को बताने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमने तो वैक्सीन ली, हमें कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। और डॉक्टर्स भी बोलेंगे, काफ़ी डॉक्टर्स वैक्सीन के वजह से बीमार भी हो गए, कुछ मर भी गए ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आपको डेटा देखना है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम है जो आप बता रहे हैं ना, हमको क्यों करना पड़ा, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का प्रभाव इस देश पे और बाकी सभी देश पे, वैसा फोर्स ने ये सब कुछ करवाया है, ठीक है। आप उन्हीं के वेबसाइट में देता हूँ लोगों को, आप भी देख सकते हैं। WHO का वेबसाइट है VIGIACCESS VIGIACCESS.org। उस वेबसाइट पे आप चाहिए, वहाँ पे पहला पेज को रीड कीजिए, हाँ आई अंडरस्टैंड, आई एग्री, फिर आप क्लिक कीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको कौन सा दवाई या वैक्सीन का परफॉर्मेंस रिपोर्ट चाहिए, उस पर आप डालिए COVID-19 स्पेस वैक्सीन, क्लिक कीजिए। फिर सब जो कोविड वैक्सीन के हैं आपको मिलेंगे, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, फाइज़र, ठीक है, स्पुतनिक, हाँ। तो ज़्यादातर भारत में एस्ट्राजेनेका यूज़ हुआ था, ठीक है। तो आप उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको कुछ 25-27 कैटेगरीज ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। ब्लड डिसऑर्डर्स, फिर नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, मस्कुलोस्केलेटल, मतलब ये सब कैटेगरीज, उस पर कितने लाखों का साइड इफ़ेक्ट्स का रिपोर्ट हुआ है। और कोई ब्लड डिसऑर्डर्स पे आप क्लिक कीजिए, उसके अंदर आपको 40, कम से कम 40 टाइप के ब्लड डिसऑर्डर्स मिलेंगे। अभी आप मैथमेटिक्स कीजिए, 40 × 25, ओवर 1000 साइड इफ़ेक्ट्स। ये ऑफिशियल चीज़ है WHO के वेबसाइट पे। क्या बात, WHO की वेबसाइट पे? जी। फिर WHO ने कैसे प्रमोट किया ऐसे? वो अपने मेन वेबसाइट पे नहीं डालते हैं, लेकिन कुछ लॉज के हिसाब से उनको डिक्लेयर करना है कि परफॉर्मेंस क्या है। तो दूसरा कोई वेबसाइट बना दिया है, किसने सुना है? आपने सुना है कि आप इतने अच्छे जानकार रखते हैं कोविड के बारे में भी क्या हुआ है, आज तक आपने जाना नहीं है VIGIACCESS? ये मुझे भी पहले, जैसे हमने पहले पब्लिसाइज किया ना वैक्सीन के पहले, हमें पता नहीं था ये वेबसाइट है। 2022 में ये वेबसाइट हमको हाथ लग गया। इस वेबसाइट को दोस्तों हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके इसको देख सकते हो और किसी वैक्सीनेशन को भी देख सकते हो। आज देखो ना, बच्चों को जन्म से कितने वैक्सीनेशन लगवाते हैं। आजकल जो चल रहा है भारत में, HPV का वैक्सीन चल रहा है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, क्योंकि वो बोलते हैं कि उससे सर्विकल कैंसर होता है। तो आप वहाँ पे जाइए, HPV वैक्सीन क्लिक कीजिए,
पहले के सब जो HPV वैक्सीन है वो दिखेंगे। गार्डासिल 9 यूज़ हुआ था इंडिया में, उस पर क्लिक कीजिए, 25-27 टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स और हर टाइप के 40। तो ऐसा मुझे कोई भी, मैंने कुछ 10-12 वैक्सीन जो कॉमन है, MR वैक्सीन, पोलियो, वो सब मैंने चेक किया, हर एक वैक्सीन का ओवर 1000 साइड इफ़ेक्ट्स है। जो भी वैक्सीन भारत जनता को दिया गया है, हम भारत की बात करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, आप वो डालिए वहाँ पे और आप मुझे दिखाइए कि 1000 साइड इफ़ेक्ट से कम कोई वैक्सीन मिले आपको तो दिखाइए। एक बात बताइए, जो बच्चे को होते ही इतने वैक्सीनेशन लगवाते हैं जी, और जो बहुत पॉपुलर हैं जी, और पढ़ी लिखी जो फैमिलीज हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी लगवाते हैं, बराबर विजिट करते हैं जन्म के बाद से ही। और एक इंजेक्शन है टिटनेस का जो बहुत पॉपुलर है, फिर दूसरा जो रेबीज का इंजेक्शन बहुत पॉपुलर है, और पोलियो का तो है जो है, और फिर जो आपका जो है ये पीलिया का इंजेक्शन जो बहुत पॉपुलर है। इनके बारे में आपकी क्या राय है? तो हाँ, जब भी अभी हम डिस्कस करते हैं आम जनता के बीच में और हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के बीच में, ये टॉपिक जो है वैक्सीन का, और ये सवाल है कि जो वैक्सीन 10 साल से चल रहा है, 15 साल 20 साल से चल रहा है, उस पर हमें कमेंट करना है, ठीक है। सबसे अच्छा कमेंट तभी आएगा जब भी आपने वो पूरा वैक्सीन का अनुभव लिया है। तो पूरे देश में अब पिछले 5 साल से एडल्ट्स ने भी, बच्चे को छोड़ के, कौन सा वैक्सीन का अनुभव लिया है? कोविड-19 वैक्सीन। इस टॉपिक को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, किसने लिया है, कौन सा साइड इफ़ेक्ट्स अभी हो रहा है लाइफ में जो पहले नहीं था, वो क्या भी ये हमको जो पता कार्डियक है। अरेस्ट बढ़ गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वैक्सीन के कारण से बढ़े हैं, ये बात सही है क्या? वो 1000 साइड इफ़ेक्ट्स में है। अच्छा, ये डायबिटीज़ 1000 साइड इफ़ेक्ट्स में है, इनफर्टिलिटी 1000 साइड इफ़ेक्ट्स में है। ये जो IVF सेंटर हर जगह खुल गए हैं, मतलब पिछले 5 सालों में मैं तो समझ रहा हूँ बाढ़ सी आ गई IVF सेंटर्स की। जी, हैं? जो हर भी- सिटी में 2-4 IVF सेंटर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अभी 3 ट्रैक को हम देखते हैं, सच अगर मानना है तो। एक तो होता है कि लोगों का एक्सपीरियंस, कि ये बढ़ रहा है, ये लिविंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। दूसरा, आप ग्राफ्स में जाइए, पूरे दुनिया भर का या भारत का ग्राफ देखिए कि 2020 तक डायबिटीज पॉपुलेशन और डायबिटीज़ का कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। और कोविड-19 वैक्सीन फरवरी, मार्च, अप्रैल 21 के बाद से देखेंगे तो पूरा सब जंप खाया है, कैंसर जंप खाया है, लंग डिजीज जंप किया है, इनफर्टिलिटी, डायबिटीज़। तो स्टैटिस्टिक्स भी वही बताएगा। कोई दूसरा डिप्रेशन भी बढ़ा है, डिप्रेशन भी कोई बढ़ा है। अचानक से कोई चीज़ इस दुनिया में हुआ नहीं है बाहर से या ऐसे, सिर्फ वो वैक्सीन आ गए हैं। तो दूसरा ट्रैक वो है वो वैक्सीन का। तीसरा है वो इंग्रेडिएंट्स का, जो साइंटिफिक मन का रहता है उसमें जाएगा, ठीक है। तो सब ट्रैक जो डिटेल में जाओगे तो वही चित्र आएगा कि फरवरी 2021 के बाद, ये लॉन्च होने के बाद वैक्सीन सब कुछ बढ़ गया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद डॉक्टर जैन आपका, और ऑडियंस का जो है, होप करता हूँ कि आप भी जो हमने बात की आज, आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जो मैंने वेबसाइट बताया है उस पर भी जाइए, और आपके कमेंट्स जो है वीडियो में बहुत अच्छे रहेंगे, सवाल क्यों, और हम उसका जवाब, और डॉक्टर जैन भी जवाब देंगे, उसको जारी रखेंगे अलग अगले पॉडकास्ट में भी। यस, अगर आप इसको पसंद करोगे तो हम दोबारा से पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आएंगे, और कोई हम वीकली वार्ता भी हम 10-15 मिनट, आधा घंटे की रख सकते हैं। अगर लोग इंटरेस्टेड होंगे तो इस विषय पे ज़्यादा जानना चाहेंगे तो हम प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।